अरे दोस्तों, ये बताओ, नोट्स मिल गए ना? बोलो मजा आ गया सर? मजा आ गया। और जो तुम कह रहे थे सर हैंड रिटन भी, वही मैं तुम्हें दे दिए है ना? तो कुछ हैंड रिटन नोट्स अपने बनाने, अपने बना के क्या होगा सर? हाँ, ठीक है, एग्जाम में आसानी होगी, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को ज्यादा हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं ना। अब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वैसे डिटेल में लिखना है आपको। अब कैसे लिख सकते हो? शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। जो मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको, उसको प्रिंट आउट निकालो, अपने शॉर्ट से बनाओ कि एग्जाम में मुझे याद बातें याद होनी चाहिए। हेडिंग तो याद होनी चाहिए, हेडिंग तो मैं याद करा दूंगा, सेक्शन भी आपको याद हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब तक एक बार ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि भाई अब तक हमने जीवन में क्या सीख लिया। क्या सीखा जीवन में? जीवन एक संघर्ष है सर, है ना। सब मोह माया सर। ऋतिक रोशन क्या कहते हैं? खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के मीठे तो बोल गुनगुनाएंगे, है ना। ठीक है भाई, पंखा बंद कर देना, ये बहुत ज्यादा है ना। अब बताओ, तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले ये बताओ, लॉ क्या होता है तो पता लग गया आपको। हमारे देश में कितने तरह के लॉ होते हैं? एक क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। हमारे कोर्ट में कौन सा है? सिविल लॉ। जब हम एलएलबी करेंगे तो क्रिमिनल लॉ पढ़ लेंगे, पर सिविल लॉ पढ़ना है। तो सिविल लॉ की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो हमारे कोर्स में डाली गई। उनमें से कुछ ब्रांचेस हमारे कोर्स में डाली गई। पहला चीज हमारी क्या होती है सर? कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने कुछ बातें पढ़ रखी है पार्टनरशिप की, कुछ बातें पढ़ रखी है ना कंपनीज एक्ट की, है ना, राइट। जो अकाउंट से क्वेश्चन आप करते थे पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट के, वो भी कहां से निकल के आया सर? सिविल लॉ से निकल के आया कि भाई इक्वल रेशियो बटना है, साइलेंट है तो हम फोरफीट कर सकते हैं कंपनी लॉ के हिसाब से, है ना। फिर हमने जो बचपन से लेकर 55 तक आज तक किया, जिसने हमें किसी ने बताया नहीं, क्या डील की है। और डील जो हमने डील की है ना, दिल की डील, स्नैपडील की डील, है ना, राइट। जितनी भी हमने डील की है जीवन में सामान खरीदने की, चाहे एक टॉफी से लेकर मोबाइल तक, जो भी आपने डील की उन सभी को क्या बोला जाता है? उन सभी को कानूनी भाषा में बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट की मैंने आपको दिखा दिया कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी सर? राजा रानी। हाँ, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या सीखी? एक था राजा एक थी रानी। हाँ, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले शुरू कहानी, ठीक है ना। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिले शुरू कहानी। ये सीखा नहीं सीखा हमने? यस सर। तो सर सबसे पहले अगर मैं तुमसे बोलूं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मतलब कोई नशे में भी पूछ रहे हो तुमसे नींद के, तो भी तुम क्या करोगे? अब तो बता ही दोगे, है ना, राइट। एनफोर्सिबिलिटी आपको आम आदमी क्या बोलता है सर? सिग्नेचर। हाँ, आम आदमी एनफोर्सिबिलिटी को बोलता है सिग्नेचर। और जो एग्रीमेंट होता है वो किसी पेपर पे हो जाता है? तो क्या होता है सर? तो आप क्या बोलोगे? एक ऐसा स्टैम्प पेपर है ना जिसके ऊपर मैं कुछ बातें लिख देता हूं, वो क्या हो जाता है सर? वो एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर मैं साइन कर देता हूं तो क्या हो जाता है? एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है। और अगर किसी एग्रीमेंट पे मेरे सिग्नेचर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा सर? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इतनी बात जमती है? यस सर। फिर लोगों का पेट नहीं भरा, पब्लिक ने क्या पूछा बताओ एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट के लिए हमने गाना गाया, गा दो जरा, कौन सा गाना गाया? अरे दहलीज पे ना रहे, जो वादा किया वो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है कि नहीं बात? राइट। तो भैया जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है? एक वादा होता है ना, वादा। वादे को क्या बोलते हैं? पक्का वादा, प्रॉमिस। इसे बचपन में हम बोलते थे क्या? मम्मी कसम। तो मम्मी कसम बड़े होकर क्या बन गया? पक्का वादा। वादा बन गया, ठीक है ना। वादे के साथ हम कुछ लेन देन जोड़ते थे, लेन देन। उस लेन देन को क्या बोलते हैं सर? है ना। ये फिलहाल अभी हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसके बारे में, आ गया ना। तो इसके बारे में कोई स्ट्रेस लेना सर, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं। फिर लोगों ने बोला मम्मी कसम वादा, है ना। उस वादे को मैं स्टैम्प पेपर पे लिख दूं तो वो क्या बनता है? एग्रीमेंट। स्टैम्प पेपर मैंने तुम्हें दिखा रखा है, दिखा रखा है ना, स्टैम्प पेपर है ना, उसमें क्या लिख दूंगा? हो जाएगा एग्रीमेंट। फिर लोगों का पेट नहीं भरा, पब्लिक क्या पूछ रही है? प्रॉमिस क्या होता है? हाँ, पब्लिक पूछ रही है सर वादा क्या होता है, मम्मी कसम क्या होती है? तो क्या होता है? मैंने तुम्हें एक बात बोली और तुम्हें वो बात अच्छी लगी, तुमने वो बात को एक्सेप्ट कर लिया, है ना। मैंने तुम्हें कुछ पूछा,
है ना, कहना तो ठीक नहीं रहेगा, क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे। तो मैंने तुमसे कुछ पूछा और तुमने उस पूछी बात पे क्या कर दिया, यस कर दिया, तो क्या बन जाता है, वादा। ठीक है, तो कहानी कहां से शुरू है, कहानी शुरू है एक्चुअली में यहां से। ये स्टेप नंबर 1 है हमारा, याद आ गई ना बात। तो तुमने अपने नोट्स में बना भी ली होगी। जी सर। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मैंने किसी को कुछ बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा कि भैया मैं तुम्हें लॉ पढ़ाऊंगा इतनी फीस में, तुमने क्या बोला, यस। यानी मैंने तुम्हें सब कुछ बताया कि मैं ऐसा कुछ बात अंधेरे में नहीं रखी, सब कुछ बताया। ठीक है, तो तुमने क्या बोला, हाँ सर। जैसे मैंने तुम्हें एक बात पूछी, उसे कानूनी तौर पर बोला जाता है ऑफर। क्या बोला जाता है, ऑफर। तुमने उस बात पे क्या कर दिया, एक्सेप्ट। है ना, एक्सेप्टेंस दे दी, राइट। तो वो क्या हो गया, प्रॉमिस। प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस बन गया। Yes, sir. तो मैंने कोई बात पूछी, तुमने हाँ कर दी, वो बन गया मेरी तरफ से वादा कि भैया ठीक है, मैं इस प्राइस पे तुम्हारे साथ एक काम करूंगा, इस फीस पर मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा। तो मेरी तरफ से क्या बन गया, वो वादा। हाँ, वादा बन गया। उस वादे पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि अरे सर आप हमें पढ़ा दोगे, है कि नहीं बात, इतने सस्ते दाम में पढ़ा दोगे, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। तुमने कहा सर इस वादे को यकीन दिलाने के लिए क्या कर दो, इसमें लिख दो, स्टैम्प पेपर पे लिख दो। जैसे मैंने स्टैम्प पेपर पे लिख दिया, वो क्या बन गया, फिर भैया किसी चीज को स्टैम्प पेपर पे लिखने से सब कुछ, है ना, वो थोड़ी जाता है। स्टैम्प पेपर तो मैं लिख दूं कि भैया मुकेश अंबानी का घर एंटीला हमारा हो गया, मजा आ गया, तुम्हारा 7-8 हजार करोड़ का घर मिल गया तुम्हें, लेकिन छुपन छुपाई खेलो, अगले जन्म में मिलेंगे, 600 कमरे, है ना, राइट। छुप गए तो हम खुद ही छुप जाएंगे, कोई घर वाले मिलेंगे नहीं मेरा। तो क्या स्टैम्प पेपर लिखने से किसी की इजाजत किसी की हो जाएगी क्या, जब तक भैया मुकेश अंबानी उसमें साइन नहीं कर देंगे ना कि हाँ भाई ठीक है मैं इस बंदे को अपना घर देने के लिए तैयार हूँ, उस सिग्नेचर को क्या बोलते हैं, एनफोर्सिबिलिटी। तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ आ गई। Yes, sir. फिर भैया एनफोर्सिबिलिटी की बात आती है ना। फिर हमने बोला अगर आज के बाद कोई भी हमसे पूछे भैया तेरे को कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसे क्या बोलना है, अबे हट। है ना, आराम से बोलना है, Yes. आराम से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में आज भाई, है ना। अब हेड बोलना नहीं बोलना, Yes, sir. तो अब हेड कैसे लिखना है, ए बी ई और हट का एच यहाँ आएगा, अबे हट। ठीक है, ये अबे हट कितना भी है, किसमें आता है सर, 2 में। हाँ, ये सब ब्रैकेट में होता है। और इन सब के साथ क्या कॉमन चीज जोड़ देते हैं, दो। यानी ये बन गया सेक्शन 2A, ये बन गया सेक्शन 2B, ये बन गया सेक्शन 2B, ये बन गया सेक्शन 2E और ये बन गया सेक्शन 2H, है ना। Yes, sir. तो भैया जो लोग कहते हैं कि सेक्शन याद नहीं होते, है ना, तो वो इन बच्चों से क्या कर सकते हैं, अब अबे हट। नहीं, अब वो तुमसे वो क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि भैया जो कह रहे हैं सेक्शन याद नहीं होते, भैया वो यहाँ पे आके बिल्कुल सेक्शन सीख सकते हैं, बच्चों को याद होते हैं। तुम्हें याद हो गए नहीं हो गया, अभी बताओ, जी सर। तो बताओ यार, मुझे प्रोनाउंस नहीं करेंगे। है कि नहीं बात। ठीक है, प्रोनाउंस करने के लिए बोलेंगे सब सेक्शन 2 सेक्शन 2, यानी आप ऐसे बोल दो सेक्शन ए और सब सेक्शन ए और सेक्शन 2 डिफाइंस ऑफर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या डिफाइन करता है, सब सेक्शन एच ऑफ सेक्शन 2 डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन है, जल्दी बोलो बिना देखे, अगले पूछ ले तो भी याद हो जाएगा सर, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल। अब किसी चीज को घसीटूंगा, एनफोर्स करूंगा, कहां घसीटूंगा, कोर्ट में तो घसीटूंगा, तो कोर्ट को कोर्ट ना बोले क्या बोला गया, लॉ। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन मात्र 3 शब्दों में खत्म, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेक्शन 2H, है ना। वैसे सेक्शन 2H का मैंने दूसरा तरीका भी बताया था याद करने का। कॉन्ट्रैक्ट में कितने अल्फाबेट होते हैं, CONTRACT, यस सर। 8 होते हैं। ABCD में 8वां अल्फाबेट कौन सा है, S, तो ऐसे याद कर लो 2H। लेकिन मुझे पता अब हेड से तुम्हें अच्छी तरीके से याद हो चुका है, अब तुम्हें कभी गलती नहीं होगी, जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे अब तुम, है कि नहीं बात। मैं तो कह रहा हूँ जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे, मैं फाउंडेशन नहीं, मैं कह रहा हूँ जीवन में जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे ना, सर LIC के तो। ठीक है, जब छोटा रंजीत आ जाएगा, है ना, जब छोटा छोटी, है ना, जो भी आ जाएंगे, उनके ही बच्चे आ जाएंगे, तो शायद तुम उन्हें पढ़ा दो कि भाई हमने ऐसे याद किया था और हमें आज तक याद है कि नहीं बात, राइट। तो यानी कि कुछ चीजें हमेशा याद रहती हैं, उनका एक तरीका होता है जिन्हें तुम्हें याद हो चुका है। ये गारंटी है मेरी, तुम देख लेना, चाहे तुम 5 साल बाद देख लेना, तुम्हें अब हेड याद ना आ जाए तो, है कि नहीं बात। अब राजा हो गया, रानी नाराज हुई, रानी ने बोला सर मुझे ये बता दो, सारी बातें राजा की करोगे, मेरे बारे में कौन बताएगा। तो रानी ने सिर्फ मात्र 2 बातें बताई। कितनी बातें बताई, 2 बातें। पहली बात क्या बोली रानी ने, पहली बात बोली जो पद्मावती मूवी दिखाई। रानी कौन थी, पद्मावती। तो पद्मावती ने क्या बोला था, आपकी इजाजत हाँ, आपकी इजाजत के बिना हम तो मर भी नहीं सकते। यानी आपकी इजाजत के बिना अगर हम मर नहीं सकते, तो आपकी इजाजत के बिना किसी को हम कोर्ट में कैसे भेज सकते हैं। मैं तो मरने की बात कर रहा हूँ, कोर्ट तो बहुत छोटी बात हो गई। तो जब भी हम कोर्ट में गाना गाएंगे, दहलीज पे तेरी रखे जो कदम, तो दहलीज पे कदम रखने से पहले किसकी इजाजत लेनी पड़ती है, रानी की, यानी कि एनफोर्सिबिलिटी चेक करनी पड़ती है।
तो रानी ने बोला एनफोर्सिबिलिटी, कोर्ट में जाने लायक कोई एग्रीमेंट अगर बनेगा तो वो वही बनेगा जिसको रानी इजाजत देगी। तो पहली बात रानी ने बोली मैं उसी को इजाजत देंगे जो बात जो राजा बोलेगा। यानी कि अगर मैंने तुम्हें पढ़ाने का वादा किया है ना, मैं तुम्हें ये काम कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, तो सिर्फ वही काम करूँ, कुछ और नहीं करूंगा। एक बच्चे को मैंने बोला भाई तेरे 80 मार्क्स आ गए, मैं तेरे को 5100 रुपए दे दूंगा, तो मेरी इजाजत थोड़ी होगी उसके मार्क्स आ गए। वो कह रहा सर आपने कहा था मेरे इतने मार्क्स आएंगे, है ना, राइट, आपका फिर मेरा होगा, आपकी गाड़ी के टायर निकाल रहा हूं मैं, 4 टायर मेरे हो गए गाड़ी के, है कि नहीं? मतलब गाड़ी के टायर थोड़ी बोले, क्या बोला है? तो इसका मतलब तुम मुझे कोर्ट में क्या इन्फोर्स कर सकते हो? 5100 रुपए गाड़ी, 5100 रुपए तो हमने एग्रीमेंट में लिखे थे। तो रानी ने सबसे पहली बात बोली कि होश में रहना। होश में क्या? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। कोर्ट में कोई चीज अराइज होगी तो कहां से अराइज होगी? यानी एनफोर्सिबिलिटी अराइज ओनली एंड ओनली आउट ऑफ, यानी जो, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? जो राजा वही चीज एनफोर्स होगी, जो एग्रीमेंट में बात लिखी होगी सिर्फ वही बात कोर्ट में जाएगी। पहली बात रानी ने बोली। और दूसरी बात तो धमाका कर दिया, भैया रात को बहुत डर लगा, मुझे नींद नहीं रात भर मुझे, क्योंकि जिस दिन मैं बालफर आंटी के बारे में पढ़ाता मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं ऊपर से उनकी आत्मा ना आ जाए, क्योंकि हर मैच में मुझे करना पड़ता है, उनके बारे में पढ़ाना पड़ता है, बुराई नहीं करनी पड़ती, पर मैं दिल से उनके साथ हूँ। दिल से तो हम सब उनके साथ है कि नहीं है? इमोशनल है ना, इमोशन के साथ है कि नहीं? आप खुद सोचो यार, एक अबला नारी बेचारी कहाँ पहुंच गई? इंग्लैंड। कहां से? श्रीलंका से। इंग्लैंड में बीमार हो गई, है ना, पति निकम्मा निकला उनका, ठीक है ना। उसने क्या बोला? मैं तुम्हें पैसे भेजा करूंगा, मैं तुम्हें पैसे भेजा करूंगा जब तुम ठीक ना हो जाए, 30 पाउंड, है ना। तो पति का नाम क्या था? आंटी जी का भी नाम क्या था? मिसेस बालफर। अब आंटी जी का रियल नाम मुझे भी नहीं पता है ना, वो बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, कोर्ट के बिल्कुल कागजात खोल के, तो इतना डिटेल में जाने का फायदा नहीं ना। तो मिसेस बालफर, मिस्टर बालफर, बालफर अंकल ने बालफर आंटी को वादा कर दिया कि जब तू वहां रहेगी ना, जब तक मैं तुझे 30 पाउंड भेजा करूंगा। जमाने में 30 पाउंड बहुत हुआ करते थे, है ना, राइट। अब भैया पॉकेट मनी, पिन मनी भेजेगी, तुम्हारे दवाई के खर्चे, रहने के खर्चे, होटल खर्चे निकलते रहेंगे। अंकल जी ने बाद में पैसे देने भेजे या नहीं भेजे? अंकल जी ने बेईमानी कर ली। अंकल जी ने क्या किया? पैसे नहीं भेजे। अब आंटी जी कहाँ बेचारी, कहाँ सड़क पे कटोरा लेके बैठी है? कहाँ बैठी है? इंग्लैंड में बैठी है ना। उन्होंने सोचा कि जितनी सेविंग है खत्म हो जाए, इससे बढ़िया क्या करूं, हक की लड़ाई लड़ती हूँ। तो उन्होंने हक की लड़ाई लड़ी, इंग्लैंड के कोर्ट में केस किया अपने पति के ऊपर ही, कि भाई इन्होंने मुझसे वादा किया था, और वो खुद गवाही भी दी उन्होंने कि हाँ मैंने वादा किया था, मैं उसको पैसे भेजा करूंगा, लेकिन अब वो पैसे नहीं भेज रहे हैं। तो मेरे पति से बोलो, या तो मुझे यहाँ से इंग्लैंड से वापस लेके जाए, या मेरा खर्चा पानी उठाए, या मुझे यहाँ पैसे भेजे मेरी रोजी रोटी के लिए और मेरी बीमारी के इलाज के लिए। बात जब कोर्ट तक पहुंची तो आंटी जी को पैसे मिलने चाहिए थे, नहीं मिलने चाहिए? नहीं मिलने चाहिए थे, नहीं मिलने चाहिए थे? दिल से मिलने चाहिए थे, नहीं मिलने चाहिए था? मैं भी कह रहा हूँ, सॉरी बोल दो आंटी को, पर्दे हिल रहे भैया, आंटी ही बैठी होती है, आंटी को बैठने की होती है, आंटी ही उल्टी लटकी देख रही है। कौन कौन कह रहा नहीं मिलने चाहिए? कह रहा है ना। अब अंधेरा कर दूंगा तो थोड़ा दिख जाएगा, दिन में थोड़ा कम दिखती है आंटी, तो यही बैठी होती है आंटी, ऊपर हो सकता है यहाँ लटक रही हो, पंखा नहीं चल रहा इसके ऊपर ही सर के, है ना, राइट। तो भैया मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। मैं भी तो कह रहा हूँ मिलने चाहिए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ हर बैच में मिलने चाहिए, मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? लेकिन दुश्मन कौन निकला? हाँ, दुश्मन निकला जज और कानून। दुश्मन कौन निकला? जज और कानून ने पता क्या बोला? एक ऐसे एग्रीमेंट जो घरेलू नेचर के होते हैं, जैसे पॉकेट मनी, अंकल जी जो आंटी जी को दे रहे हैं पॉकेट मनी तो थी, एक ऐसे एग्रीमेंट जो घरेलू नेचर के होते हैं, पॉकेट मनी। अब जैसे उसका बर्थडे था, उसने मुझे बुलाया पर मैं पहुंचा नहीं, तो क्या मेरे ऊपर केस हो जाना चाहिए? किसी का कल को बर्थडे आएगा, मुझे बुलाएगा, मैं पहुंचूंगा नहीं, तो क्या केस हो जाना चाहिए? नहीं ना, राइट। किसी के आसपास किसी की शादी हुई, तुम शादी में पहुंचे तो केस हो जाना चाहिए? नहीं ना। मम्मी ने बोला टेल्ली शाही पनीर बनाऊंगी, घर जाके निकले शाही टिंडे, टिंडे आम का अचार खाओ, रोटी मारो टका, तो मम्मी के ऊपर केस कर दोगे? नहीं ना। पापा ने पॉकेट मनी बढ़ाने का वादा किया, अरे मेरे लाल मेरा मुन्ना फाउंडेशन में आ गया, राइट, तेरे फाउंडेशन के पैसे मैं दूंगी, है ना। तो मम्मी बेचारे फाउंडेशन क्रीम, अरे वो लड़कियों के लिए आता है ना फाउंडेशन क्रीम, है ना, तो भैया फाउंडेशन के पैसे दे दिए। तो मम्मी ने बाद में पैसे बढ़ाने से मना कर दिया, पापा ने बाद में पॉकेट मनी बढ़ाने से मना कर दिया, तो पापा मम्मी के ऊपर केस कर दोगे? नहीं ना। जज साहब ने यही बोला, जज साहब ने बालफर आंटी से ये बोला, बालफर आंटी आप ये बताओ, अगर यही वादा पॉकेट मनी का कौन करता? मम्मी पापा करते, तो आ जाती कोर्ट? नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारा छोटा दिमाग है ना, पीछे नाना पाटेकर, अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, दिमाग में डाल ले अपने, नहीं बात। तो जो तुम्हारा छोटा दिमाग है ना,
छोटे दिमाग में भी, सबकॉन्शियस माइंड में भी, सबकॉन्शियस माइंड में जो हम बातें सुनते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिज्यूम करना। क्या बोलते हैं? हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ये प्रिज्यूम नहीं करता कि मैं पापा के मम्मी के ऊपर केस कर दूंगा। तो जज साहब ने बोला जब कोई घरेलू टाइप के एग्रीमेंट करता है, घरेलू टाइप के समझ गए ना, कि पापा ने पॉकेट मनी का वादा किया, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा छोटा दिमाग भी कभी भी ये नहीं सोचता कि पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा, पापा के ऊपर केस करूंगा। यानी जब आपके अंतरात्मा कभी सोच ही नहीं कि केस करूंगा। बस फर्क क्या है, पापा की जगह कौन है? पापा की जगह बेचारा हंसता हुआ बैंड है, फादर की जगह कौन है? हंसता हुआ बैंड है कि नहीं बात? तो हंसते हुए बैंड की बैंड बजा दोगे क्या? नहीं ना। तो जज साहब ने कहा सोशल नेचर के एग्रीमेंट, कौन से एग्रीमेंट? सोशल नेचर। पॉकेट मनी, पापा का पॉकेट मनी बढ़ाना, पापा का वादा करना, ठीक है, हस्बैंड का वादा करना, किसी को बर्थडे में बुलाना उसका ना आना, शादी में बुलाना उसका ना आना, तुम डेट पे पहुंचे वो ना आई और तुमने गाना गाते करके वादा क्यों ना आई, है कि नहीं बात? राइट। तो केस कर दोगे उसके ऊपर, है कि नहीं बात? तो भैया ऐसे इन चीजों पर केस नहीं हो सकता, ठीक है, राइट। मम्मी ने वादा किया कि तेरे को बर्थडे पे दिला देंगे, नहीं दिलाया। पापा ने वादा किया तुझे बाइक दिलाऊंगा, चिंता मत कर, अब तू बाइक से जाया करियो, ठीक है, राइट। बाइक इतने सपने सजा लिए, पता नहीं कौन से, ये वाली बाइक ले लूंगा, वो ले लूंगा, हार्ली डेविडसन ले लूंगा, ठीक है ना, हाँ केटीएम ले लूंगा। बाइक आ गई नॉर्मल सी स्प्लेंडर, कह रहा मैं नहीं ले रहा, मैं हीरो होंडा आ गई, हीरो होंडा, ठीक है। तो भैया पापा आपने ये बोला था, वो बोला था, पापा ने कहते तो केस नहीं कर सकते। तो ये बात, सॉरी आंटी, है ना, बात पर आंटी को सॉरी करके बोलनी पड़ती है कि सोशल एग्रीमेंट कोर्ट में, अब तो कोई डाउट नहीं होगा ना, सोशल एग्रीमेंट कोर्ट में नहीं जाती। बात किस केस में निकल के आई? तो इसका मतलब जो एग्रीमेंट होंगे वो कौन से होंगे? बिजनेस या कमर्शियल। ओनली एंड ओनली बिजनेस और कमर्शियल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो रानी ने दूसरी बात क्या बताई? सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सोशल एग्रीमेंट के एग्जांपल याद रहेंगे? बोलना जरा, पॉकेट मनी, बर्थडे, शादी इनविटेशन, पॉकेट मनी बढ़ाना, पिन मनी, है ना, वो पॉकेट मनी पिन मनी बढ़ाना, पिताजी का बेटे से किसी भी तरह का वादा कर देना। तो हमने केस किया जो आपके सी एग्जाम में आया कि पिताजी ने बोला, याद आ गया पिछली क्लास में, इसमें मैंने बताया लिखना भी कैसे एग्जाम में, पिताजी ने बोला अगर तेरा फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर हो गया मैं तुझे ₹1,00,000 दूंगा। बच्चे ने अपने लिए पढ़ाई नहीं करी, ₹1,00,000 के लिए पढ़ाई कर ली और क्लियर हो गया। पापा ने बातें मना कर दिया, अरे ये तो मैंने ऐसी बोल दी थी बात, है ना, राइट, ताकि तुझे मोटिवेट करने के लिए तू पढ़ता रहे। अब बालक पास हो गया, बालक कह रहा है पापा मैं लॉ पढ़ाऊं, फाउंडेशन पढ़ाऊं, मैं पास हो गया, मैं आपके ऊपर केस करूं। केस कर सकता है क्या? केस कर भी दे तो वो क्या है, बस जैसे गाना गाओगे दहलीज पे तेरे रखे जो कदम, क्या दहलीज पार कर पाएगा? पापा का बेटे को वादा करना कि तेरे को ₹1,00,000 दे दूंगा तेरे बर्थडे पर, तेरे एग्जाम पास होने पर, तो ये सब क्या है? सोशल एग्रीमेंट है। इसका रीजन क्या दिया बताओ जज साहब ने? लीगल ऑब्लिगेशन। हाँ, सिंपल जो मुझे एग्जाम में लिखना है 101% लिखना है क्या? इन सोशल एग्रीमेंट इट इज प्रिज्यूम, हमारा छोटा दिमाग ये प्रिज्यूम करता है कि सोशल एग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती और हम किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते। इन सोशल एग्रीमेंट इट इज ऑलवेज प्रिज्यूम दैट पार्टी डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ, पापा बच्चे के साथ, मम्मी बेटे के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, भाई के साथ, भाई बहन के साथ, एक दूसरे के साथ, परिवार वाले, है ना, शादी में बुलाने वाले, बर्थडे में बुलाने वाले, ये प्रिज्यूम करते हैं कि हम कोई लीगल रिलेशन मेंटेन नहीं कर रहे। हम कौन सा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं? प्यार मोहब्बत दोस्ती का रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। और इसका उल्टा अगर बिजनेस एग्रीमेंट है तो उसमें क्या प्रिज्यूम करते हैं कि जब भी मैं आपके साथ कोई बिजनेस एग्रीमेंट करूंगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन करूंगा, कमर्शियल ट्रांजैक्शन करूंगा, जैसे तुम्हारी मेरी कमर्शियल ट्रांजैक्शन है ना, मैं तो पढ़ाऊंगा, तुम मुझे फीस दोगे, तुमने फीस एडवांस दे दी, तो तुमने सोचा तो होगा कभी ना कभी, अगर कोई बोल दे कि भैया, है ना, सर तो निकल लेगा भैया, फिर ना दिखेंगे फीस लेके निकल लिए, है कि नहीं बात? तो तुम क्या सोचोगे दिमाग में? सिवाय इसके कोचिंग के नीचे मिल जाएंगे, एक बार देख लेंगे, ऐसी बातें नहीं करनी भाई, है ना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? सिविल लॉ, सब पे लोगों का लॉ। इसके अलावा की कोचिंग के नीचे मिल जाएंगे, देख लेंगे उन्हें, है ना। इसके अलावा क्या होगा? हाँ, तो आप क्या करोगे? लड़ोगे किसके लिए? किस पढ़ाने लिए तो पैसे दे दो या पढ़ाओ कंपनसेशन दो। तो इसका मतलब क्या, तुम्हारा मेरा कमर्शियल एग्रीमेंट है, तभी तो तुम्हारे दिमाग में बात आ सकती है कि अगर मैंने पढ़ाया नहीं तो तुम मेरे ऊपर केस या मुझसे लड़ सकते हो लीगली, सर पैसा रिफंड कर दो, नहीं पढ़ा रहे तो। जमते कि नहीं जमती बात? जमते कि जमते रिवाइज हो गया। अगर तुम्हें ये बेस पक्का हो गया, तुम्हारा ये बेस पक्का हो गया, तो आगे आने वाले सारे चैप्टर क्या है? बिल्कुल आसान है। क्योंकि मुझे भाई एक बात बताओ, 13 की टेबल तो आज तक याद नहीं है हमें, लेकिन 2 की टेबल भी बालक को तभी याद होगी जब वो 1 2 3 तो सीख ले,
तो जब तक लॉ का बेसिक नहीं सीखेंगे, तब तक लॉ की ऊंचाई हो गए, तब तक तैरना सीखेंगे, गहराई में कैसे जाओगे, है ना। तो पानी में उतरना सीखना है, पहले पानी में उतरोगे तभी तो तैरोगे। अभी तो मैं पानी में नहीं उतरा, अभी तो मुझे डर लग रहा पानी से ही, ठीक है। स्विमिंग आती है नहीं आती, है ना। कुछ बच्चों को आते हो तो शुरू में कितना मुश्किल, और जिनको नहीं आती उनको बहुत मुश्किल लगता होगा, क्या डूब ना जाए, ठीक है। तो भैया पहले पानी में उतर गए, अब आप पानी में उतर चुके हो, सोच चुके हो स्विमिंग सीखनी है कि क्या होने वाला है, और वो आसानी से सीखी जा सकती है, तुम्हारे दिमाग में बेसिक है। अब बताओ किसी को डाउट है इसमें, कोई नया वाला को तो पूछना चाहता हो, कोई डाउट है तो ये बेसिक था हमारा, ठीक है, राइट। इस बेसिक में हमने ये बातें पढ़ी, एग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी। पहला जिंदगी का पहला केस कौन सा है हमारा, और ये कहानी पता है कब की है, 1919 की। हालांकि बस केस का नाम याद रखना है, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं, वो तो पहला केस होता है तो भाई बता देगी हाँ भाई 100 साल पहले, यानी 100 साल पुरानी कहानी आज तक हम क्या है पढ़ते आए, और 100 साल बाद भी बिल्कुल सिखाने की तरह। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी और 100 साल बाद भी रहेगा, लॉ उसी तरह होता है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो सर इतना हम पढ़ चुके हैं बहुत शानदार तरीके से, ये बिल्कुल डिटेल में हमने बातें पढ़ी। आज सर क्या पढ़ना है, आज पढ़ना है सर हमें कि जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए सलमान खान की तरह क्या करना पड़ेगा, 10 का दम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 10 का दम, है ना। सीधा था ना पहले 10 का दम, इतने प्रतिशत भारतीय है कि नहीं बात, राइट। अब पता नहीं आला तो 10 का दम पहले आता था, वो 10 का दम लगाना पड़ेगा। सेक्शन का नाम क्या है, सेक्शन 10 सेक्शन का नाम है ना, राइट। कि कुछ चीजें तो उसमें सेक्शन 10 में दी गई हैं, कुछ चीजें नॉर्मल ऐसी लॉ में दी गई हैं। तो अगर आप लिख भी दोगे एज पर सेक्शन 10 तो गलत नहीं, आप ये मानो सारी चीजें किसमें लिखी है, सेक्शन 10 में लिखी है। सबसे पहली बात एक एक करके पढ़ते हैं सेक्शन 10 की बातें। सेक्शन 10 ये बोलता है अगर आपको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा तो ये सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें बहुत एसेंशियल है, सारी की सारी चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होनी चाहिए, आपकी बातों के अंदर मौजूद होनी चाहिए, आपके एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए। एग्रीमेंट में ना लिखी हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये सारी चीजें मौजूद हैं, यानी कि सारे के सारे पॉइंट इसमें सर क्या लगा रहा हूं मैं, प्लस में है, प्लस में बोले तो यानी कि सारे के सारे पॉइंट एक साथ हैं। ये सारे के सारे पता क्या गाना गाते हैं, जन्मों के साथ ही हम, हाँ बहुत बढ़िया। अरे अब तुम्हारे फॉर्म में, अब दीदी लोग भी फॉर्म में आने धीरे धीरे, ठीक है। जन्मों के साथ ही हम साथ, यानी अगर ये गाना गा रहे हैं जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, तो इसका मतलब क्या है, इन 10 में से अगर एक भी चीज रह गई तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या खत्म, खत्म। ये होता क्या खत्म, यानी कि फिर वो वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो कोर्ट में जाए, रानी क्या बोल देगी, दहलीज पे तेरी रखे जो कदम वापस लौट जाओ, उस दहलीज से क्या कर जा, वापस लौट जाओ। यानी अगर तुम्हें कोर्ट की दहलीज पार करनी है तो रानी को ये आश्वासन देना पड़ेगा कि पद्मावती रानी साहिबा ये 10 की 10 चीजें मैं इस एग्रीमेंट में लेके घूम रहा हूं, ना यकीन हो तो चेक कर लो, है कि नहीं बात। यानी कि अगर रानी कहती है कि तुम्हें कोर्ट की दहलीज पार कराऊंगी, ठीक है, और उसी बात को पार कराऊंगी जो किसमें लिखी है, एग्रीमेंट में लिखी है, तो रानी को साथ में यह बताना पड़ेगा कि जो मैंने एग्रीमेंट में बातें लिखी है वो 10 की 10 बातें पूरी हैं। अगर ये 10 बातें पूरी हैं तो आप कोर्ट की दहलीज पार कर पाएंगे, वरना वापस लौट जाएंगे, है ना। यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ये सारी की सारी चीजें क्या है, जरूरी है ना। जैसे कबीर सिंह कहता है ना, कैसे हुआ तो उतना जरूरी कैसे हुआ, है कि नहीं बात, इंजेक्शन लगा के जरूरी हुआ, राइट। तो भैया ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चीजें जरूरी है, तो कबीर सिंह के लिए प्रीति जरूरी है, मैम ने सुन ले बात, है ना। कैसा करता मेरे बारे में क्यों बोलते हैं, तो कबीर सिंह के लिए जैसे प्रीति जरूरी है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 10 ये धारा 10 सेक्शन 10 जरूरी है, और 10 की 10 बातें क्या है, 10 की 8-10 जो भी बातें वो सारी की सारी जरूरी है। अब बताओ 10 के लिए, सेक्शन 10 के लिए सबसे पहला धारा, अभी इतना समझ में आ गई, सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए, यानी इसमें से एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल पोलियो ड्रॉप की तरह है, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा का चक्र टूटा। अरे भैया, अरे बच्चन साहब को भूल गए, बच्चन साहब हर रोज आते हैं, क्या बोलते हैं, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा का चक्र टूटा। एक भी बच्चा ना छूट पाए, पोलियो ड्रॉप शनिवार को इतवार को जरूर पिलाएं, खुद भी पिए, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया पोलियो ड्रॉप की तरह है, इनमें से एक भी बच्चा छूटा,
तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का चक्र तो समझ चुके होंगे। इसलिए जज साहब ने, इसलिए कानून बनाने वालों ने इसे एसेंशियल नाम दिया है कि ये मतलब ऐसे नहीं है टाइम पास के लिए, जरूरी है भाई ये। जैसे कबीर सिंह के लिए प्रीति जरूरी है ना, कैसे हुआ इतना जरूरी कैसे हो, उसे आज तक ना पता लगा कैसे जरूरी हो गए। ऐसे ही तुम्हें पता लग गया लॉ में लिखे कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है। धारा 10 की 10 बातें जरूरी हैं। सबसे पहली बात सेक्शन 10 ने बोली कि जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाएंगे, है ना, क्या करना पड़ेगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब ये बताओ, अभी पढ़ाया तुम्हें मैंने, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होती है, मैं ऑफर करूंगा, तुम एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करते हुए मेरी तरफ से क्या बन जाएगा, वादा बन जाएगा। मुझे पता है तुम्हें उस वादे पे क्या नहीं है, यकीन नहीं है। मैं उस वादे के लिए कहूँ मम्मी कसम खा रहा हूं मैं ये काम पूरा करूंगा, तुम्हें जब भी यकीन नहीं है तो तुम क्या बोलोगे, लिख दो सर। इसलिए हमारे देश में एक बात चलती है, क्या लिख के दूं, क्या सुना नहीं सुना, राइट। इसलिए हमारे देश में कहते हैं कि किसी को यकीन नहीं हो तो लोग क्या बोलते हैं, भाई लिख के ले ले, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है तो लिख के ले लेना। तो लिख के लेने का मतलब क्या होता है कि मैं स्टैम्प पेपर पे बात लिख के दे दूंगा कि अगर मैं ये बात पूरी ना कर पाऊं मेरे ऊपर केस कर दियो। इसलिए हमने कभी फिल्मों में, आसपास दोस्तों में, मम्मी पापा में या कहीं रिश्तेदारों में सुन लिया होगा, भाई यकीन ना हो तो लिख के ले ले मुझसे। तो लिख के लेने का मतलब यही होता है कि मेरे कहने पर, मेरे वादे पे यकीन ना हो तो उसे लिखवा ले। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल यकीन नहीं, लिख के दे दे। अब लिख के कहां देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में तुम क्या कर दोगे, साइन, क्या बन जाएगा, एनफोर्सिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या है, तो अपने नोट्स का चैप्टर नंबर 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, पूरा लंबा चौड़ा टॉपिक है कि नहीं बात, क्या है चैप्टर नंबर 2, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा चैप्टर क्या है, तो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, यूनिट 2 नहीं, चैप्टर नंबर 2 जो मैंने नोट दिया तुम्हें, है ना, ऐसे ग्रुप में, हाँ यूनिट 2 भी हो सकती है ना, राइट। तो देखो ए ने ऑफर करी बाइक 50,000 की, बी ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर दिया, एक ऑफर बी ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड क्या बन जाता है, प्रॉमिस। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। ऑफर का सेक्शन 2 ए, एक्सेप्टेड सेक्शन 2 बी, प्रॉमिस सेक्शन 2 बी, एग्रीमेंट सेक्शन 2 बी। एनफोर्सिबिलिटी का सेक्शन नहीं, एनफोर्सिबिलिटी का केस है बालफन वर्सेस बालफन, और कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2 एच, अबे एच है ना, अबे एच, ये होगी बात। दूसरी बात सर, पहली बात समझ में आ गई सर। दूसरी बात, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की दूसरी सबसे जरूरी चीज पता क्या है, नाना पाटेकर। यस सर। नाना पाटेकर बोलता हूँ, तुम्हारा छोटा दिमाग बहुत अच्छा, अच्छा आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, आ जाओ, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया नाना पाटेकर सबसे जरूरी है। नाना पाटेकर ने बोला तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे साहब ने पता क्या बोला, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अगर ये जानता है कि मैं लीगल रिलेशन मेंटेन कर रहा हूं, इसका मतलब तुम किसकी तरफ बढ़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड और तुम्हारी प्रिजम्पशन ये जानती है कि मैं लीगल रिलेशन मेंटेन नहीं कर रहा, इसका मतलब तुम कौन से एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, सोशल। बताओ तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड क्या प्रिज्यूम करता है, लीगल। अगर कोई बर्थडे पार्टी का, पॉकेट मनी का, पापा ने बेटे को वादा कर दिया, बेटे ने पापा को वादा कर दिया, इस तरह का एग्रीमेंट किया है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड क्या प्रिज्यूम करता है, देयर इज नो लीगल रिलेशन, देयर इज नो लीगल रिलेशन। अगर कोई पार्टी, बर्थडे, पॉकेट मनी, इस तरह की अगर बात होती है तो याद आ गई बात। लेकिन अगर तुम्हारा कोई बिजनेस का वादा है, कमर्शियल वादा है, दुकानदार से सामान खरीदने बेचने का वादा है ना, तुमने रजिस्टर खरीदा, तुमने मोबाइल खरीदा, तुमने कैलकुलेटर खरीदा, ठीक है, तुमने घड़ी खरीदी, तुमने कपड़े खरीदे, तुमने चश्मा खरीदा, कुछ भी खरीदा, चाहे छोटी से छोटी चीज खरीदी, पेंसिल खरीदी 1 रुपए की, है ना, तो कानून कहता है पैसा मैटर नहीं करता, वो चाहे 50 पैसे हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया हो, इट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड क्या प्रिज्यूम कर रहा है। अगर तुम्हारा कॉन्शियस माइंड प्रिज्यूम कर रहा है कि तुम क्या मेंटेन कर रहे हो, लीगल रिलेशन, राइट, इसका मतलब तुमने कौन सी बात पूरी कर दी, तुमने एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी बात पूरी कर दी। अब ये बताओ, ये पढ़ के देखो, अगर तुमने किसी को, ए ने बी को डिनर पे बुलाया, है ना, सामने वाले बंदे ने एक्सेप्ट भी कर लिया इनविटेशन कि जमाने से लड़के आऊंगी मैं क़यामत के दिन तक, है कि नहीं बात, राइट। और बी भैया जिसको बुलाया वो नहीं पहुंची या नहीं पहुंचा, तो क्या केस कर देगा, बताना क्यों नहीं कर सकता, सर वही बात है, बस नाम बदल गया, सोशल एग्रीमेंट का नाम बदल गया डिनर, है कि नहीं बात, राइट। पार्टी, शादी, बर्थडे, ठीक है ना, खाने पे बुलाना, पॉकेट मनी, इन सब के नाम बदल गए, पर तुम जानते हो क्या है,
ये सारी बातें क्या है, घरेलू टाइप की बातें, मतलब आपसदारी प्यार मोहब्बत की बातें हैं, इसमें केस नहीं कर सकते आप, चाहे सामने वाले ने कितना ही रुपए खर्च कर दियो, है ना, चाहे सामने वाले ने उसको लाख रुपए खर्च कर दियो बर्थडे बनाने में, और इसका बर्थडे वही ना आए, तो पिताजी तुम्हें कूटेंगे तो जरूर, जिसने बुलाया वो कूटेगा तो जरूर, लेकिन केस नहीं कर सकते, उसमें क्या ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगल रिलेशन की ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, समझ गए ना बात? राइट। तो देखो ये लिखी है बात, ध्यान से पढ़ना, क्या लिखी है, इन केस ऑफ कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कि पार्टी कौन से रिलेशन में आना चाहती है, प्यार मोहब्बत के रिलेशन में नहीं, है कि नहीं, किसके रिलेशन में, लीगल रिलेशन। जैसे वो है ना सीरियल, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, लीगल रिश्ता कहलाता है। अच्छा, उस सीरियल में क्या कहलाता है किसी को नहीं पता आज तक, है कि नहीं बात? वो 10 साल पहले भी उन दोनों को नहीं पता था, दुनिया को भी नहीं पता रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन आज आपको पता लग गया रिश्ता क्या कहलाता है। रिश्ते से 2 ही तरह के होंगे, कितने तरह के, 2 तरह के, पहला लीगल रिश्ता, या दूसरा प्यार मोहब्बत, यानी डोमेस्टिक या सोशल रिश्ता। अगर रिश्ता सोशल है, प्यार मोहब्बत का है, तो कोर्ट जाना बेकार है, क्योंकि बालफर आंटी बालफर वर्सेस बालफर में बात साबित हो चुकी है, कोर्ट जाना बेकार है, क्योंकि सोशल घरेलू रिश्ते वैसे ही जज खुद कह रहा है मैं खुद ना सुलझा पा रहा तेरे कहां सुलझा दूं, या मुझे कुछ जेली की रोटी मिल रही है ना। मुझे भी चला। अब एक जज दूसरे से क्या बोल रहा है, एक जज दूसरे से बोल रहा था भाई कल रात मेरी बीवी ने इतनी कड़क रोटी बनाई, इतनी कड़क रोटी बनाई ना, दांत टूट गया मेरा, दांत टूट गया। दूसरा जज कह रहा है भाई तुम मना करता ना, इतनी कड़क रोटी मैं नहीं खा रहा, वो कह रहा मना करता तभी दांत टूटा है। यहाँ घरेलू हिंसा हो गई कि आंटी जी ने रोटी जला दी, आंटी जी ने हस्बैंड जला दिया, उसके दांत तोड़ दिए, तो बताओ यार ये कोर्ट में जा सकती है बातें कि रोटी जला दी, दाल जला दी, मेरा दांत जला दिया, मतलब जा सकती है कोर्ट में बातें ना, जब तक कि ये आईपीसी में क्रिमिनल लॉ में प्रूफ ना हो जाए क्रिमिनल एक्टिविटी है, तब तक कॉन्ट्रेक्ट कहता है भाई क्या बातें, क्या बातें, घरेलू बातें, रोटी जला दी, दाल जला दी, घरेलू बातें, ये सुलझाऊंगा मैं कोर्ट में आके, ठीक है। और सोचो अगर घरेलू एग्रीमेंट कोर्ट में जाने लायक होते तो वैसे अक्षय कुमार क्या बोल गया था हमारे देश में, हाँ 3 करोड़ से ज्यादा कोर्ट केस पेंडिंग है और जज 21,000, तो 3 करोड़ कोर्ट में केस पेंडिंग है, दादाजी ने केस किया, पोता बेचारा कोर्ट की हियरिंग में जा रहा है, तो घरेलू एग्रीमेंट और कोर्ट में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, वो भी नहीं होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी फिर तो, है कि नहीं बात? तो उन्होंने कहा ना प्रिजम्पशन हम लीगल की करेंगे, समझ गए सर? 2 बातें हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब अगली बात आती है सर क्या आप किसी लायक हैं या नहीं है, ठीक है। अब वैसे तो घर वालों की नजरों में हम क्या है, हमेशा नालायक ही है, ठीक है। लेकिन अब मान लो आपने 12th में कुछ भी कर लिया हो, 10th 11th 12th बचपन से कैसा भी रिजल्ट रहा हो, अच्छा रहा हो बुरा रहा हो, ठीक है, वो बचपना समझ के चलो, आपके घर वालों ने डांटा कुछ भी किया, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है भाई अपने आप को क्या साबित करना पड़ेगा, लायक। हाँ, अपने आप को किसी चीज के लायक तो साबित करना पड़ेगा। अगर आप साबित नहीं कर पाए तो फिर जिंदगी, एक बात ध्यान रखना, जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है कि नहीं बात? क्योंकि जिंदगी में एक बड़ी खतरनाक चीज है, देयर इज नथिंग लाइक टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल हॉलीवुड की फिल्में बना देती हैं कि टाइम ट्रेवल पे आपने बहुत पिक्चर देखी होंगी, कुछ समझ भी नहीं आई होंगी, कुछ मुझे भी समझ में नहीं आई, इंटरस्टेलर टाइप की, है ना, राइट। लेकिन टाइम ट्रेवल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, कि तुम्हें लगे कि मैं, जब ये वर्ड बोलते हैं ना काश यार मैं ऐसा कर लेता, वो काश वो अफसोस दिखाता है जो आपने सही समय पर अपने आप को सही प्रोडक्टिव काम के लिए नहीं लगाया, राइट। अगर आप आज ये कहते हैं काश मैं फरवरी में ये पढ़ लेता, काश मैं पार्टनरशिप का ये वाला चैप्टर मैं जनवरी में पढ़ लेता तो मैं एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर लेता, या काश मैं उस एग्जाम वाले दिन ये चैप्टर रिवाइज कर लेता, या इकोनॉमिक्स में ये पढ़ लेता, ठीक है। वो काश रह जाता है, यानी आप कर लेता, पर क्या टाइम ट्रैवल करके वापस जा सकते हो? क्या मार्च और फरवरी अगर तुम्हारी जिंदगी से निकल गई तो वो मेरी जिंदगी से भी निकल गई और तुम्हारी और मेरी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगी। बड़ी अजीब सी दुनिया है, हम हर चीज को ठीक कर सकते हैं, अपने पैसा खो दिए कमा सकते हैं, है कि नहीं बात, राइट। आप बीमार हो गए, हेल्थ थोड़ी सी खराब हो गया, उसको रीगेन कर सकते हैं, ठीक है। आपके कपड़े खो गए आप नहीं ले सकते, आपका मोबाइल खो गया आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपका वक्त खो गया नहीं आएगा, इसलिए वक्त सबसे बड़ी एसेट होती है। हम अकाउंट्स में उसे एसेट साइड में लिखते नहीं है, पर वक्त क्या है, सबसे बड़ी एसेट है, क्योंकि वक्त एक ऐसी एसेट है, बाकी अकाउंटिंग एसेट ऐसी एसेट है जिन्हें खोने के बाद आप क्या कर सकते हो, रीबिल्ड कर सकते हो, रीगेन कर सकते हो, रीपरचेज कर सकते हो। वक्त एक ऐसी एसेट है जिसे खोने के बाद
ना वो रीबिल्ड हो सकती, ना वो रीपरचेज हो सकती है कि नहीं बात? ठीक है, अगर तुमने अपना 10वां बर्थडे बना लिया तो जिंदगी में 10th बर्थडे नहीं आएगा, 50वां आ सकता है, 100वां आ सकता है, लेकिन 10वां नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब तुमने अपने लायक होने के लिए जो वक्त खो दिया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन लायक बनने के लिए जो वक्त है उसे काश में नहीं बदलना, इसमें नहीं बदलना। काश मैं बोर्ड होते ही यार ये पढ़ लेता, काश मेरे एग्जाम नवंबर में मई में है ना, मेरे एग्जाम अगर मैं इस समय पे होता तो मैं ये पढ़ लेता। काश अगर वर्ड लगा रहे हो ना अपने जीवन में, यार थोड़ा टाइम और मिल जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं यार एग्जाम आ गए, 2 दिन और मिल जाते ना, तबाही मचा देता मैं, तबाही। तो भाई जब 2 महीने और 200 दिन मिले थे तब तो तूने ना मचाई तबाही। अब तेरा परसों पेपर है, तू क्या बोल रहा है? जैसे कल पेपर है ना, फाउंडेशन वाले बच्चों का, बोर्ड वाले बच्चों का, 10 के बोर्ड चले ना, इस तरह के कुछ पेपर होते बच्चों के, तो तबाही मचा देते वो। तो भाई पूरे साल तो तूने ना मचाई तबाही, पूरे साल तबाही खुद की मचाई, अपना टाइम वेस्ट करके। तो भैया ये बात ध्यान रखना, हमें लगता है ऐसा है कि हमारे पास इतने महीने बचे हैं, पर समय बहुत तेजी से निकल रहा है। निकलता नहीं है, निकल रहा है। तुम्हें पता ही नहीं तुम जिंदगी में कब स्कूलिंग खत्म कर दी, पता ही नहीं लगा तुम्हें। और तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कब तुम्हारे ये वाले फाउंडेशन के एग्जाम भी आ जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तुम्हें लगेगा अभी तो क्लास छूटा है, तो मजे मजे में फिल्में देख रहे थे हम, अक्षय कुमार, ये वो, नाना पाटेकर, सनी देओल है, एकदम से। सच कह रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं मैं, ये बात है कि नहीं? और खासकर आखिरी का महीने जब पेपर होता पता नहीं लगता कब निकल गया। बोर्ड्स को चेक कर लो अपने, पता लगा मार्च अप्रैल कब निकल गई, है कि नहीं बात? राइट, पता ही नहीं लगता। तो बस इसलिए ये बात ध्यान रखना, समय की बर्बादी और समय जो एसेट्स है उसको बर्बाद करोगे तो जीवन में बैलेंस शीट कभी भी इक्वल भी नहीं होगी, शायद बैलेंस शीट कभी स्टेबल भी नहीं होगी, है कि नहीं बात? राइट, इसलिए समय बर्बाद मत करना, क्योंकि बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। देखो कहते हैं ना, मुंह से बोले हुए शब्द तीर से निकला कमान, वापस नहीं आता। इसमें तीसरी चीज, मुंह से बोले हुए शब्द, तीर से निकला कमान, हाँ कमान से निकला तीर, और बीता हुआ वक्त। ठीक है, तो भैया एक बात ध्यान रखना, टाइम वेस्टेड, आज ही लिख लो ये सत्संग की बात, टाइम वेस्टेड केम नॉट बैक। जो आपने समय वेस्ट कर दिया ना वो वापस नहीं आएगा। जो समय आपने अच्छा निकाल दिया, अब क्लास में आ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो क्या ये वक्त मुझे वापस चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने वो क्या किया है, अच्छे से यूटिलाइज किया है कि नहीं बात? जिस वक्त में आपने एंजॉय कर लिया उसे वापस की जरूरत क्या है? उसको तो मैंने अच्छे से जी लिया ना। लेकिन जो वक्त मैंने वेस्ट कर दिया, अफसोस और काश उसी में होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, एक एक पल, एक एक मिनट कीमती है तुम्हारा, चाहे वो क्लास का हो, चाहे वो घर जाके हो, चाहे वो तुम्हारी जर्नी का हो, पूरे सीए जर्नी का हो। एक एक वक्त कीमती, क्योंकि एक एक वक्त आपके नंबरों को क्या करता है, डिसाइड करता है। उस ऐसे कोर्स में जिस कोर्स में रिजल्ट क्या होता है, 15 से 20% रहता है उस कोर्स में, है कि नहीं बात? राइट, 12th में तो 99.999% वही निकम्मा बेचारा बालक फेल होता है जिसने ठानी होती है मैं फेल होकर दिखाऊंगा। दुनिया जो कर नहीं सकती मैं करके दिखाऊंगा। बोर्ड में वो फेल होते हैं, वरना 33 तो स्कूल वाले भी दे देते हैं, है कि नहीं बात? बोर्ड भी कहता है चल 33 नंबर चाहिए, पास हो जाएगा। कंपार्टमेंट, ठीक है, ग्रेस, ठीक है, वहां मुश्किल है फेल होना, और जहां मुश्किल हो थोड़ा पास होना, वहां टाइम की एक कीमत है। तो अगर आपको लगता है कि भैया मेरे घर वाले अभी भी मुझ पर शक करते हैं कि भैया ये नालायक है, तो उन्हें क्या प्रूफ करने का वक्त आ चुका है? उन पड़ोसियों को क्या प्रूफ करने का वक्त आ चुका है? और उन रिश्तेदारों को भी प्रूफ करने का वक्त आ चुका है जो ये मान के बैठे हैं कि इसकी बस की कुछ नहीं है। ठीक है, और वो प्रूफ पता कैसे होगा? जब आप समय की कीमत को जानोगे। अगर आप समय वेस्ट कर रहे हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, रील बनाने में, तो जिंदगी तुम्हारी रील बना देगी। क्योंकि मेरी एक बात ध्यान रखना, जिंदगी मौके कम, ठीक है ना, जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। तो रील बनाना, अंगूठा चलाना, टाइम पास करने से क्या होगा? मोबाइल में कुछ पढ़ने के लिए अंगूठा चला रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम पास करने के लिए कर रहे हो तो मेरी बस ये वाला सत्संग याद रखना, वेस्ट किया हुआ वक्त, ये लिख लिया नहीं लिख लिया? अपनी लॉ की कॉपी के सबसे पहले पेज पे बड़ा बड़ा लिखो कैपिटल लेटर में, टाइम वेस्टेड केम नॉट बैक। जिंदगी में तुम हर चीज पालोगे लेकिन समय नहीं पा सकते। ठीक है, तुम्हारी जेब में, तुम्हारी पॉकेट में कुछ पैसे थे, खो गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कमा लोगे तुम, है कि नहीं बात? तुम्हारा बहुत चाहिए था पर्सनल मोबाइल था, बहुत खूबसूरत मोबाइल था, टूट गया, कोई बात नहीं, तुम इससे बेहतर मोबाइल पालोगे।
तुम्हारे पास बाइक की पापा ने नहीं दिलाई, क्या तुम चाहते थे कार बाइक मिल जाए? तुम उससे बेहतर कार खरीद लोगे, उससे बेहतर बाइक खरीद लोगे, लेकिन वक्त नहीं खरीद सकते और ना वक्त पा सकते। तो ये लिख लेना, टाइम वेस्टेड लिख लिया, बड़ा बड़ा लिख, बड़ा बड़ा। ये तो मुझे नहीं दिख रहा, खुद को नहीं दिखेगा। पहले पेज पर नहीं, उसी पेज पर यहाँ पे लिखो, इतना बड़ा बड़ा जितना मैंने लिखा है ये। हाँ तो लिखो, लिख यहाँ पे लिख, हाँ ऐसे इतना बड़ा तो लिख, हाँ इतना फॉन्ट पे लिखना पड़ेगा। चलो सत्संग समाप्त करें। सत्संग समाप्त करते हैं, प्रसाद ले लो। प्रसाद पे आते हैं। तो भैया लायक होने की बात आई तो इसलिए सत्संग करना पड़ा मुझे। अब जैसे तुम लायक और नालायक हो, ऐसी कॉन्ट्रैक्ट में जज साहब बोलते हैं कौन सी चीज लायक है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात, वो ही बंदा लायक है कॉन्ट्रैक्ट करने के जो जिसकी उम्र कितनी होगी, यानी 18 से नीचे वाला हमेशा क्या है, माइनर है और नालायक है। यानी 18 से नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, माइनर, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक। यानी इसका मतलब क्या, अगर किसी बच्चे के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसी बच्चे के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉन्ट्रैक्ट, किसी बच्चे के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो हाँ वॉइड बोले तो यूजलेस, बेकार। जब सामने बोल दिया भैया उस 10 एलिमेंट में से एक एलिमेंट भी अगर छूटा, एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा का चक्र टूटा, एक भी बच्चा छूटा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बेकार हो गए। तो बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे वॉइड है। यानी इतनी बात तो समझ में आएगी, किसी बालक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना बेकार। पढ़ेंगे, चिंता मत करो, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे हम। माइनर एंटर होता है पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो बेनिफिशियरी के लिए होता है। क्या, अच्छा बताओ, क्या पार्टनरशिप में बच्चा लॉस झेलता है? यही तो बोल रहे हैं अच्छा, कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा तो वो लॉस नहीं झेलेगा, ना उसको प्रॉफिट मिल रहा कुछ। उसे तो हम क्या कर रहे हैं, बेनिफिट्स के लिए उसको एंटर कर रहे हैं, जैसे उसकी पॉकेट मनी, उसकी स्कूल की फीस दे दी है कि नहीं। बात पढ़ेंगे हम पार्टनरशिप में भी ये बात, कि बच्चे के साथ की एग्रीमेंट क्या होते हैं, बेकार होते हैं। तो ये बात तुम्हें आज समझ में आ गई, बच्चा पार्टनरशिप में अगर कोई एग्रीमेंट करता तो एग्रीमेंट ही क्या है, बेकार। इसका मतलब बच्चा कभी पार्टनर नहीं होता, बच्चा बेनिफिशियरी होता है बस। ठीक है, समझ में आ गई। दूसरा, अगर तुमने मुन्ना भाई के साथ एग्रीमेंट किया, समझ गए, जिसके दिमाग में क्या है, केमिकल लोचा, जिसे गांधी जी दिख रहे हैं, जैसे मुन्ना भाई को गांधी जी दिख रहे हैं, इसे सोनिया गांधी दिखती है ना, उस बहन को राहुल गांधी दिख रहे हैं। तो भैया जिन्हें गांधी परिवार दिखता है तो क्या वो सच में है ऐसा? नहीं, इल्यूजन। क्या है? इल्यूजन है। तो यह तुम्हारे दिमाग में पता क्या है, केमिकल लोचा है। तुम्हें कानूनी भाषा में बोलता है अनसाउंड माइंड। क्या बोला जाता है? यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तुम्हारा माइंड क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। अगर तुम अनसाउंड माइंड हो, तुम्हारे साथ अगर कोई गलती से भी मुन्ना भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, बच्चे के साथ की एग्रीमेंट वॉइड बोले तो बेकार, किसी अनसाउंड माइंड व्यक्ति के साथ किए हुए एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लॉ ने बोल रखा है, इनके साथ तो हमने पहले ही मना कर रखा है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। जैसे कि कैदी जेल में, अगर कोई कैदी है और वो जेल में है तो अबे वो तो सजा काट रहा है पहले अपनी, उसका थोड़ी एग्रीमेंट कर लोगे। तो जज साहब ने कहा कुछ चीजों को हमने कह रखा है, इन लोग ये तो पहले से ही लायक नहीं है। तो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 4 है ना, मेरे नोट से चैप्टर नंबर 4 है। यानी कि जो हम पढ़ने वाले हैं ना, जो मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूं, ये आने वाले अपने आप में 10 क्या है, चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगली बात, तुमने एक शब्द सीखा था, प्रॉमिस के साथ हमने क्या लगाया था, कंसिडरेशन। तो भैया कंसिडरेशन का मतलब होता है हाँ, किसी चीज के बदले में कुछ मिलना, बदले में मिलना। और बदले में इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो लेन देन, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब उसमें लेन देन होगी। इसका मतलब कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, कंसिडरेशन है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि अगर किसी भी हम बिना किसी कंसिडरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फ्री में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फ्री में एग्रीमेंट करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, एनफोर्सेबिलिटी मना कर देगी। तुम्हारे मेरे बदले में देखो, ये बताओ, मैंने, तुमने मुझे फीस दी, फ्री में दे दी, बदले में क्या मिल रहा है, सर्विस मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है, तो बदले में है कि नहीं है। यानी कि तुमने और मैंने एक ऐसा एग्रीमेंट किया इसमें कंसिडरेशन है। अब मेरी नजरों से सोच लो, मेरी नजरों से मैंने तुम्हें पढ़ाया, मुझे बदले में क्या मिल रहा है, फीस मिल रही नहीं मिल रही। इसका मतलब अगर दो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रही हैं, उनको पहले अपने दिमाग से डिसाइड करना पड़ेगा मुझे बदले में क्या मिल रहा है। अगर बदले में मिल रहा है कुछ, है ना, जी जज साहब ने बोला
समथिंग इन रिटर्न। अगर बदले में कुछ मिल रहा है, कुछ समथिंग कुछ मिल रहा है बदले में, तो फिर आपने एक और दहलीज, एक और पड़ाव पार कर लिया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने का। ठीक है, इसका मतलब इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या जज साहब कहना चाह रहे हैं, फ्री के वादे कोर्ट में घसीटे नहीं जा रहे। अब मैंने किसी बालक से फ्री में वादा कर दिया, चल ठीक है मैं तेरे को फ्री पढ़ा दूंगा, बालक निकला बहुत शैतान, ठीक है, फिर मैंने उसे क्लास से भगा दिया, क्या वो केस कर सकता है? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने मुझे बदले में कुछ दिया ही नहीं। जब वो बदले में कुछ देगा ही तो सामने का फ्री वादे। फ्री वादे किसकी तरह होते हैं? फ्री वादे होते हैं दान दक्षिणा की तरह। किसकी तरह है? डोनेशन, दान। और दान के अगर वादे कर दिए, फ्री में वादे कर दिए, तो फिर वो कोर्ट में नहीं जा सकते। भाई एक इंसान तुम्हें फ्री में कुछ कह रहा है, तुमसे बदले में कुछ ले थोड़ी रहा है, बाद में उसने मना कर दिया, तो उसने जितना तुम्हें दे दिया वही क्या मानो, वही एहसान मान लो, है कि नहीं बात? अब मैंने फ्री में वादा कर दिया, ठीक है तेरे को मैं फ्री में पढ़ा दूंगा, और मैंने तुझे एक चैप्टर पढ़ाया फिर पढ़ाना बंद कर दिया, तो केस कर देगा? पूरा पढ़ा केस करूंगा सर आप सर अगर एक चैप्टर भी ना पढ़ा है ना। हाँ, तो जज साहब ने कहा एक चैप्टर जो पढ़ लिया उसे क्या मान लो, उसे एहसान मान लो कि किसी ने तुम्हें एक चैप्टर भी क्या कर दिया, फ्री में पढ़ा दिया। किसी ने तुम्हें फ्री में कोई चीज दे दी, उसका एहसान मान लो कि भैया फ्री में तुम्हें क्या कर दिया, तुम्हें कोई चीज मिल गई। अब उसके ऊपर ये कह के केस मत करो, कहा तो तब पूरा कोर्स पढ़ाओगे, अब कह रहे हो एक चैप्टर पढ़ा के मैं नहीं पढ़ा रहा, तो कोर्ट में कह सकता है क्या? नहीं, क्योंकि फ्री की चीज कोर्ट में जाने लायक नहीं होती। फ्री तो क्या हो गया? फ्री तो दान दक्षिणा हो गई। दान दक्षिणा का तो सम्मान करो, जो मिल गया वो क्या है, वही बहुत है कि नहीं बात? हाँ, अगर फीस देता और नहीं पढ़ाता तब हमारा कंसिडरेशन बनता है, तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं। अब देखो, ए ने ऑफर किया कि भैया आईपैड ले ले 50,000 रुपए में, बी ने कहा खरीद लूंगा। ए को क्या मिला है बताओ बदले में? 50,000, और बी को 50,000 के बदले में क्या मिला? आईपैड मिला। तो इसका मतलब क्या है? दोनों तरफ से बराबर कंसिडरेशन है, ठीक है, राइट। यानी कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पे जज साहब ने बोल दिया भैया मेरे को हिंदुस्तानी पिक्चर की तरह मोहब्बत दोनों तरफ से होनी चाहिए, है कि नहीं बात? कंसिडरेशन लीगल या इलीगल दोनों? इलीगल है, लीगल ही होगा सर वहाँ पे कंसिडरेशन के पास जो एज पर सेक्शन 23 का वो भी है, वो सब हम आगे करेंगे। अच्छा अभी नहीं करना। अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे, आगे याद करा देंगे। और सर वो लाइन क्या लिखा हुआ है? कंसिडरेशन रिक्वायर्स नॉट ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन बट आल्सो लॉफुलनेस ऑफ कंसिडरेशन। नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, विदाउट कंसिडरेशन का मतलब पता क्या होता है? ग्रेशियस। आज आपकी लीगल डिक्शनरी में एक नया वर्ड जुड़ा, ग्रेशियस मतलब फ्री। फ्री विदाउट कंसिडरेशन, यानी आज के बाद जिसे आप दुनिया में क्या बोलते हैं? फ्री, फ्री सेवा, फ्री गिफ्ट। तो आज के बाद फ्री को किससे रिप्लेस करना है? ग्रेशियस। ग्रेशियस, GRATUITOUS, यानी कि ग्रेशियस बोले तो विदाउट कंसिडरेशन, जिसे बदले में कुछ नहीं मिल रहा, क्या चाहिए? फ्री में। तो बताओ बेकार का लीगल वर्ड क्या है? वॉइड। फ्री का लीगल वर्ड क्या है? ग्रेशियस। ड्यूटी का लीगल वर्ड क्या है? ऑब्लिगेशन। लेन देन का लीगल वर्ड क्या है? कंसिडरेशन, ठीक है। पर यही चीज सीखनी है मुझे। इंग्लिश को किसमें तब्दील कर देना है? अपनी अंतरात्मा में इंग्लिश को किसमें तब्दील करना है? जिस दिन लीगल वर्ड में तब्दील हो जाओगे, आधे लॉ के लिखने की और याद करने की समस्या खत्म हो जाएगी, है ना। आधा एग्जामिनर तो ऐसे इंप्रेस हो जाएगा कि बच्चे ने फ्री नहीं लिखा, क्या लिखा है? तो उसके अंतरात्मा घुस जाएगी, बालक को कम से कम लीगल वर्ड तो पता है। तो लीगल वर्ड याद रखें, लीगल वर्ड, ठीक है, राइट। अब कंसिडरेशन तो ठीक है, ठीक है ना। अब एक बालक को मैंने पढ़ाया, ठीक है, एक बालक को पढ़ाया, पीछे पीछे वाले बालक, वो बालक कहने लगे सर फीस कितनी लोगे? मैंने कहा देखो इतनी फीस है। वो लिया एक पुड़िया बना के पिन्नी में, है ना। सर एटीएम कार्ड है आपके पास, बस उससे ऐसे मानना है, तुम जाना। मैंने कहा क्या बोल रहा है? सर मनाली का माल है, मनाली का, ना मजा आ जाए आपको, है ना। बालक ने मुझे पता क्या दे दी? बालक ने मुझे समझा संजू। ये उधर वाला बालक आया, देखने में बहुत शरीफ लग रहा है, चश्मा लगा के, मास्क लगा के, है ना। और उसके बगल वाला भी, है ना, खिलाना भाई को, हाँ ये इसके बगल वाला भी। एटीएम कार्ड निकाल ऐसे बालक है, साथ में ड्रेस के साथ एटीएम कार्ड भी दे रहे हैं मुझे सर बनाने का। भैया अगर सब्जी वाला सब्जी से चक्कू भी दे दे, इससे बड़ी बात क्या होगी? काटने का साथ ऐसे एटीएम कार्ड दे रहा मुझे। लेकिन वो वाला इससे भी ऊपर निकला, वो भैया निकला कबीर सिंह का भक्त,
वो कह रहा सर ये छोटे मोटे नशे हैं, ये सस्ता नशा है एटीएम कार्ड। मैं दूंगा आपको ऐसे इंजेक्शन बना के लाऊंगा ना आपके लिए, भाई यहाँ लगाना है ऐसे करके, थोड़ी सी सुई तो चुभेगी, लेकिन सुई चुभने के बाद जो आराम मिलेगा ना आपको, मतलब प्रीति की शादी के बाद उठोगे सीधा, प्रीति की शादी के बाद उठोगे सीधा, प्रीति की शादी के बाद। मैम सॉरी बताएगा, प्रीति मैम आ गई, मेरी तो हो चुकी शादी, है ना। अब भैया ऐसे ऐसे बालक, अब ये बताओ मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लीगल चीज दे रहा हूं, तो मैं लीगल दे रहा हूं, लेकिन बालक बदले मुझे क्या दे रहा है, इलीगल। यानी कि ये लाइन पता क्या बोल रही है, ये लाइन बोल रही है कंसिडरेशन तो होना चाहिए, पर साथ में क्या होना चाहिए भैया, लॉफुल भी तो होना चाहिए। मतलब कंसिडरेशन ठीक है, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, तो समथिंग इन रिटर्न में भैया इलीगल चीज मत दे देना, तो इंजेक्शन भर भर के ला रहे हो मेरे लिए। एक बार है ना, हमको भैया एक बार लगा के देखिए, ठीक है। अब वो एटीएम निकाल के तेरा साथ में, ठीक है, तो भैया समथिंग इन रिटर्न क्या होना चाहिए, लीगल। अब ये बहन है ना, ये बहनें कहाँ रहती है, बहन दादरी, और ये बहन कहाँ रहती थी, नॉइडा एक्सटेंशन। अब इनने कहा सर 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 मैं ऐसे इलीगल काम नहीं करूंगी, मैंने सर आपसे पढ़ना, आप पढ़ा दो मुझे, ठीक है। मैंने फीस बता दी, दोनों बहनें कह रही है सर फीस नहीं, दादरी में किसी को पिटवाना हो, किसी को उठवाना हो, किडनैपिंग, हड्डी तोड़ना, है कि नहीं बात, सर फोड़ना, ठीक है, राइट, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर दे, ठीक है ना, बंदूक की नोक पे किडनैपिंग, ये भी कह रही है। एक्सटेंशन पे सर, एक्सटेंशन के इलाके में कुछ भी हो जाए, पुलिस चौकी अपुल के अंदर है, बहन के अंदर है, बहन के अंदर पुलिस चौकी, सर पुलिस चौकी दादरी की बहन के अंदर है। दादरी में कुछ भी हो जाए ना, आप अपने इलाके में आओ, बहन को कॉल करना, नंबर काफी है, नंबर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस स्टेशन जाके कह देना बहन क्या नाम है, नंदिनी बहन के भैया आए हैं, ये बोल देना भाई, उनको भैया है नंदिनी बहन के, पलक है ना, और एक्सटेंशन में बोल देना पलक बहन का भैया हूँ, है कि नहीं बात। सर पुलिस चौकी वाले खड़े होकर आपको कुर्सी देंगे, आपको चाय पानी नाश्ता सब, क्या बात कर दिया आपने, है ना। दादरी की बहनों में, दादरी में कुछ सर बताओ, है ना, ऐसे अफजल टोंडा, है ना, अल्लू अर्जुन, है ना, इस टाइप के भाई लोग अपन के अंडर काम करते हैं। सर बंदूक, कट्टा, ग्रेनेड चाहिए, जेब में लेके घूमती है अपन, जेब में लेके, बहन तू जब एडमिशन लेने आई थी तब तो तू बहुत सही सी लग रही थी, यार जमाने को दिखाना पड़ता है, बर्थडे के टाइम पे मैं ऐसे बिहेव करती हूँ शराफत वाला, है ना, राइट। अब ये जो बहन है बेचारी हमारे पीछे बैठी है, ये अपने अपने इलाके की बहन, बदले में क्या कह रही है मुझे, भाई टाइप का फीस मत लो, कोई दिक्कत हो जाए अपन के इलाके में, पुलिस स्टेशन जाके कह देना बहन के बड़े भैया है, नंदिनी बहन के बड़े भैया, है कि नहीं बात, पलक बहन के बड़े भैया, है बहन क्या नाम है, मास्क वाली बहन, खुशबू बहन के बड़े भैया, है कि नहीं बात। अब बताओ ऐसे बहनों के अगर नाम ले लिए, क्या ये वैलिड है, इनवैलिड है ना। उनके लिए सर इतनी इज्जत कमाई अपने इलाके में, है इतनी इज्जत कमाई है, इज्जत के लाभ कुछ नहीं कमाया, बिल्कुल नाना पार्टी का तरह, कंट्रोल होता है, कंट्रोल, है ना, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है ना, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बस 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 बस, इज्जत है, बस एक बहन के लिए भाई, एक बहन के लिए ऐसी, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। सर अब बताओ कंसिडरेशन मुझे दे रही, वैलिड कंसिडरेशन, इनवैलिड, सर ये लिखा है कंसिडरेशन ही काफी नहीं है, कंसिडरेशन का लॉफुल, इलीगल टाइप के मुझे ऑफर मत करना, ठीक है ना दीदी, सारी दीदी लोग इलीगल टाइप के ऑफर नहीं, यार ड्रग्स वाले भैया, ठीक है, सर मनाली का माल लाया हूँ, वो भी ओल्ड मनाली का, ना है ना, रोहतांग पास के नीचे एक जगह वहां मिलता है ना भाई, ऐसी बातें मत करना मेरे से। अब ये बताओ वैलिड है कि नहीं है, समझ गए। एक तो कंसिडरेशन होना चाहिए और दूसरा कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, तो इसलिए इस लाइन का मतलब समझ गए, कंसिडरेशन नॉट ओनली प्रेजेंट, कंसिडरेशन होना चाहिए, खाली ये जरूरी नहीं है कि तुम मुझे बदले में कुछ दे रहे हो, पर कंसिडरेशन लीगल भी होना चाहिए, तो वैलिड कंसिडरेशन। चौथी बात समझ में आ गई, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अपन लोगों का, चैप्टर नंबर 3, यही तुम्हारे नोट्स में भेजे मैंने। तो बताओ कंसिडरेशन में क्या होगा, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न,
और समथिंग इन रिटर्न मतलब वो समथिंग जो रिटर्न में मिलेगा वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। भैया लीगल होना चाहिए, बिल्कुल लीगल होना चाहिए। ड्रग्स ऑफर नहीं करना कि सर ये लो दो चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानो हमको भैया, तो भैया 2 चुटकी सिंदूर मत दे देना मुझे, तुम क्या जानो, है ना, कि भैया एंजॉय द लाइफ। सर एक दिन आना हाई होके पढ़ाना, हाई होके। मैंने कहा भाई ये कैसे, ड्रग्स ले लो पता जाए। तो ये भैया संजू पिक्चर कबीर सिंह, तो संजू कबीर सिंह बनने की जरूरत नहीं है, और भाई टाइप का भी बनने की जरूरत नहीं है ना, कि राइट मुन्ना भाई बन गए सर, अपने इलाके में कुछ भी हो जाए, है ना सर, मैं भाई मैं बहन हूँ, मेरी छोटी सर्किट भी है ना, ये ऐसी बातें नहीं करनी है ना, राइट। उसको कॉल कर लेना, मेरा कॉल ना लगे तो ये सब चीजें क्या है, इनवैलिड कंसिडरेशन है, अनलॉफुल कंसिडरेशन है। तो इतनी बात समझ में, कंसिडरेशन भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल। फिर अच्छा बताओ, अगर तुम कहीं रास्ते में जा रहे हो और तुम्हारी गर्दन पकड़ ले, है ना, और चाकू रख के बोले निकालो, पर्स निकाल, मोबाइल निकाल, तो क्या तुमने अपनी इच्छा से दे दिया उसे? बताना जरा, अपनी इच्छा से दे दिया क्या? नहीं ना। इसका मतलब तुम एक कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी तुमने कई फिल्मों में देखा होगा, बंदूक पे रख के साइन कराते हैं, साइन कर, इस पे साइन कर, देखा नहीं देखा था? बंदूक की नोक पे साइन कराते हैं पेपर्स के ऊपर। तो अगर किसी भी पर्सन को बंदूक की नोक पर धमकी देकर साइन कराया जाए कि तेरी जायदाद मेरी है कि नहीं बात, तेरा घर मेरा, या तेरी प्रॉपर्टी मेरी, जो हिंदी फिल्मों में कभी कभार दिखाते भी हैं, या बंदूक की नोक पर आपसे क्या कर लिया जाए, है ना, सिग्नेचर के अलावा कुछ चीज छीन ली जाए, मोबाइल निकाल, पर्स निकाल, ये तो चोरी चकारी के तो केस होते हैं कि भैया वहां क्या लूट लिया, है ना, मोबाइल छीन लिया, तो स्नैचिंग के केस ही होते हैं। तो स्नैचिंग अपनी इच्छा से होती देते हो क्या? अरे गरीब लड़का जा रहा है बेचारा, पैसे, तुझे पैसे की जरूरत है, ये ले ये ले, है ना, क्या दे दिया, चेन दे दी अपनी, अरे मेरा मोबाइल ले ले, तुझे बहुत जरूरत, तू बेचारा साइकिल से मोबाइल की जरूरत लग रही, बताओ, बोलो नहीं ना। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, या किसी के साथ बंदूक की नोक पर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, इसका मतलब तुमने जो कंसेंट दी है, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, क्या मतलब होता है हिंदी में? यानी तुमने किसी बात को एग्री करना। अगर तुमने किसी बात को एग्री करा है, और वो तुमने जो एग्री करा है वो क्या है, बिल्कुल फ्री है सर, फ्री नहीं है, है ना, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इनवैलिड होगा। यानी कंसेंट क्या होनी चाहिए, एकदम फ्री का मतलब यह मुफ्त नहीं है, अपनी सहमति। हाँ, फ्री का मतलब है बिना किसी दबाव के, यानी फ्री का तुम मतलब कह दो यहाँ पर विदाउट एनी प्रेशर, माइंड प्रेशर, हाँ, माइंड फ्री, नो प्रेशर। अगर तुमने किसी बात को सहमति दे दी, अच्छा अगर तुम पढ़ रहे हो और तुमने यहाँ पर पढ़ने के लिए पिताजी ने कूट के भेजा, बताना यहीं पढ़ेगा तू, गर्दन पकड़ ली तेरी, यहीं पढ़ेगा, वरना क्या दबा दूंगा मैं, कैसे बोला पापा ने, अपनी मर्जी से आ रहे होंगे ना, तो इसका मतलब तुमने पढ़ने के लिए, तुमने यहाँ पर पढ़ने के लिए अपनी सहमति क्या दी है, फ्री दी है। हो सकता है कि तुम्हारे बचपन में तुम्हें स्कूल पसंद ना आए, तो बच्चे को जब स्कूल भेजते बच्चा रोता है, तो छोटा बालक जो स्कूल नहीं जाना चाहता और उसे जबरदस्ती कूट के भेजा जाता है स्कूल, समझा के भेजा जाता है, उस टाइम पे उसकी सहमति फ्री नहीं होती, लेकिन तब जबरदस्ती भेजा जाता है, क्योंकि घर वालों को बताता भैया स्कूल नहीं जाएगा तो क्या करेगा, फिर पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है ना। लेकिन अगर तुम्हें अब कोई तुमसे कह दे कि ये काम जबरदस्ती करना है, तो इसका मतलब तुम्हारी सहमति क्या नहीं है, नो प्रेशर, है ना, फ्री नहीं है। और किसी भी, जज साहब ने बोला किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए इंसान दिमागी तौर पर क्या होना चाहिए, एक तो स्वस्थ भी होना चाहिए, और दिमागी तौर पर उसका स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, अपनी सहमति वो अपने मन से खुले दिल से दे रहा हूं कि भैया मैं काम करना चाहता हूं, खुशी खुशी करना चाहता हूं, है कि नहीं बात, राइट, बोलो। तो यानी कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई धमकी है, और आज तुम अगला सीक्रेट वर्ड सीखोगे, कानूनी। धमकी को कानूनी भाषा में बोला जाता है कोर्शियन। क्या बोला जाता है? कोर्शियन का मतलब होता है धमकी, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब प्रेशर, जैसे कि मॉरल प्रेशर। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 हमारा पूरा यही डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो ऊपर से बता रहा हूं, है ना। अगर तुमसे किसी काम को धमकी देकर कराया गया है, कैसे कराया गया, समझ जाओ भैया, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इनवैलिड होगा, नहीं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है ना। यानी अगर आपकी सहमति फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इज हाँ बेकार हो जाएगा एक तरीके से, है ना। ये मॉरल प्रेशर मतलब, मॉरल प्रेशर में दिमागी प्रेशर, दिमागी प्रेशर का मतलब होता है जो जिसमें मार पिटाई ना हो, इमोशनल अत्याचार से बोलते थे, जैसे घर वाले करते हैं बच्चों के ऊपर, है ना, राइट। यहाँ चला जैसे हम एक दूसरे के ऊपर भी करते, देख ले भाई नहीं है, भाई नहीं है, नोट्स दे दे, नोट दे रहे, तो ये मेंटल क्या आपका प्रेशर है, ठीक है ना। अब तुम जाना चाहते हो दोस्तों के साथ घूमने,
मम्मी रोने लगे वहां, मैं नहीं भेजूंगी अपनी बेटी, मैं नहीं भेजूंगी। मम्मी फिर रोने की क्या बात है, तू कब आएगा या कब आएगी? मम्मी 3 दिन के लिए जा रहे हैं मनाली। मनाली इतनी दूर? मैं तुझे अट्टा मार के इतना भेजूं? तू मनाली जाएगी? नहीं नहीं नहीं। मम्मी मुंह फुला के बैठ गई रो। मम्मी मैं दोस्तों से टिकट बुक करते हुए मैं दोस्तों से वादा कर दिया। फिर मम्मी क्या बोल रही है, वादा कर दिया चल ठीक है। मम्मी रो रही है दूसरे कमरे में जाके। मम्मी मना नहीं कर रही पर क्या क्रिएट कर रही है, इमोशनल प्रेशर। उस मेंटल प्रेशर बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिसमें कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं है, हथियार से भी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल है, आंसुओं का इस्तेमाल। जहां आप इमोशनल अत्याचार करो उसे बोलते हैं ये तो आपकी सहमति। अब तुम कह रहे हो ठीक है मम्मी नहीं जा रही, ठीक है नहीं जा रही, तो ये बताओ क्या क्या सहमति फ्री है या नहीं है? नहीं है। क्या मम्मी ने चक्कू का इस्तेमाल किया? मम्मी बेलन ले आई? तुझे बेल दूंगी यार चकले पे रख के। अगर चकले पे रख के तुम्हें बेल दिया तो वो तो थोड़ा वायलेंस हो गया है ना। लेकिन मम्मी रो रही है कमरे में जाके और जानबूझ के तुम्हें दिखा भी रही है मैं रो रही हूँ। सुन रही है ना तू रो रही हूँ मैं, मम्मी गाना भी गा रही है। तो इसका मतलब क्या, मम्मी मार पिटाई नहीं कर रही पर तुम्हारे ऊपर इमोशनली प्रेशर क्रिएट कर रही है। ऐसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर तुम्हें इमोशनली प्रेशर क्रिएट करके किया जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं बात, इमोशनल अत्याचार करके, तो इसका मतलब तुम्हारी कंसेंट फ्री नहीं है। यानी कंसेंट फ्री कब नहीं है, या तो कोई बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालो धमकी वाला, या फिर प्रेशर कैसे डालो, इमोशनल वाला। दोनों ही केस में आपके दिमाग में एक प्रेशर होता है कि यार कर लेते हैं, चलो कर देता हूं साइन और बताओ, है कि नहीं बात, राइट। मम्मी रोने लगी, पापा रोने लगे, तुमने पेपर साइन कर दिए, ठीक है ना, राइट। तुमने साइंस ली, तुम कॉमर्स लेना चाहते थे, पापा मम्मी रोने लगे, मेरा बेटा तो अब्दुल कलाम बनना था, मम्मी सीए बन जाऊं क्या दिक्कत है कि नहीं बात, अकाउंट के साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो तुमने जबरदस्ती क्या ले ली, है ना, साइंस ले ली मान लो जबरदस्ती, 10th में या 11th में तुम्हारा मन नहीं लग रहा साइंस में भी, ठीक है, तो वो इमोशनल अत्याचार है। क्या है, मेरे साथ भी हुआ था, मैंने पता 2 महीने साइंस पढ़ी पहले पापा के इमोशनल अत्याचार में। कैसी लगी? बहुत खतरनाक लगी। फिर मैं यूनिट टेस्ट में फेल हो गया, फेल होने का कारण था। फिर मैं पापा से बोल दिया, पापा अगर मैं साइंस ले लूंगा तो मैं मेरे रोजगार के आगे बे जरूर लग जाएगा और फिर आप मुझे और कुटोगे बेरोजगार। लेकिन अगर मैंने कॉमर्स ले ली तो कुछ कर लूंगा, कुछ कमा लूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो पापा बहुत नाराज हुए। मैंने 2 महीने साइंस पढ़ के देखी अपने घर वालों के, पापा के लिए, खुशी के लिए। फिर जब उन्हें भी समझ में आ गया इसकी बस की नहीं साइंस करना, फिर मैंने क्या ली, कॉमर्स। हालांकि मेरे घर वाले सब कॉमर्स बैकग्राउंड के, तब भी मेरे पिताजी ने क्या सोचा कि इसको क्या दिलाएंगे, साइंस दिलाएंगे। तो आज से भैया 15 साल पहले, 20 साल पहले घर वालों का बड़ा इन्फ्लुएंस रहता था। अब तो ये कि आपकी मर्जी होती है, चल भाई जो बच्चा कह रहा है ले लो। उस टाइम पे नहीं था चक्कर, जो बच्चा कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ वो बच्चा लेगा, है कि नहीं बात, हमारा बच्चा हमारे कहने से पड़ेगा। आज तो आपके घर वाले कहते चल तो तेरी मर्जी है वो पढ़ ले, कोई बात नहीं भैया तेरी जिंदगी है ना, पहले नहीं होता था ऐसा, ठीक है। अब जब 2 महीने साइंस पढ़ के क्या हुआ, हालत खराब हो गई, ना मॉलिक्यूल समझ में आ रहे, ना अमीमा समझ में आया, राइट। तो फिर कॉमर्स में आया, ठीक है। तो ये होता है मेंटल प्रेशर। पिताजी ने कूटा नहीं कि डंडे बजा दियो, चाटे लगा दियो, इमोशनल अत्याचार, समझ गए ना। तो अगर ऐसी, वो तो जिंदगी की बात होगी, आपने बहुत सारे काम इमोशनली कर दिए अपने घर वालों के कहने पर। अच्छा मैं तुमसे कोई बात कर रहा हूँ इमोशनली, तो ये भी तो इमोशनल अत्याचार होगा, है कि नहीं बात, राइट। अब मैं कोई चीज उठ घर गाजियाबाद, मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी ले जा, गाजियाबाद से ले या लोकेशन सेंड कर दूंगा, है ना। पहले तो मैंने पूछा गाड़ी चलानी आती है, सब कह रहे मुझे आती। अब तो मिला गाजियाबाद चले जाओ सर के घर पे, मैंने कहा मम्मी मिलेंगी, है ना, ये सामान लिया। अब तुम जाना नहीं चाहते लेकिन फिर भी जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपके इमोशनल अत्याचार के कारण, मेंटल प्रेशर की वजह से। मैंने क्या कूट दिया, तो भैया टीचर का बच्चों के ऊपर, ऐसी डॉक्टर का पेशेंट के ऊपर, वकील का उसके क्लाइंट के ऊपर, स्कूल में प्रिंसिपल का, है ना, टीचर्स के ऊपर, ये सारे जो तो आपने इमोशनल अत्याचार देखे, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। इनको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। इन सबसे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी खराब होती है, आपकी कंसेंट फ्री नहीं होती। और जज साहब कहते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो एकदम फ्री होनी चाहिए। समझ गई बात, राइट। सर मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब वो पढ़ेंगे जब बताऊंगा ना, क्योंकि अभी समझ में नहीं है, वो डिटेल वाला टॉपिक है। अब कई बार आपने ऐसी चीजें भी देखी हैं, ऐसी चीजें, मैं सिर्फ कैश लेता हूँ, लाखों कैंडिडेट है और सीटें कितनी, बस कुछ हजार। अब अगर कोई बच्चों की जगह बैठ के इनका एग्जाम दे देता है तो सेट है ना मामला। वो कैसे हो गया?
तुम अपने ज्ञान का फायदा उन्हें दो, वो अपनी अमीरी का फायदा तुम्हें देंगे। गेम का सिंपल रूल है बच्चों, नकल नहीं अकल है। ये ट्रेलर है ना इसका? What do you about that? Do you feel that you have any responsibility? Answering your question. Infant formula. चलो यही देख लेते हैं। अभी बताओ ये क्या दे रहा है उसको एडमिशन दिलाने के लिए? सुनना, ये जो है ये घूस है ना, रिश्वत है कि नहीं? अब इस पिक्चर में ये दिखाते हैं है ना कि भाई इंडिया में क्या होता है, रिश्वत देते हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिया या सीट के लिए रिश्वत दे दी, या आप देखो सरकारी ऑफिस में भी क्या हो गया भैया, रिश्वत वगैरह दे दी। अगर रिश्वत दी जा रही है और इसका कोई बंदा, वैसे तो देखो रिश्वत वगैरह कोई रिटर्न एग्रीमेंट तो करता नहीं, सब क्या करते हैं ओरली करते हैं एक तरीके से। इसका अगर कोई एग्रीमेंट कर भी रहा है आपका और ओरल एग्रीमेंट कर रहा है तो ये बताओ क्या ये सही है गलत है? अच्छा इसे कोर्ट में घसीट लोगे, सर मेरे को कहा था कि मेरी एडमिशन हो जाएगा, मुझसे 10 लाख रुपए लेंगे, 10 लाख रुपए एडमिशन नहीं हुआ आज तक। IIT में बताओ, बैंकिंग में, रेलवे में, अभी बताओ जो भी रिश्वत दे काम करते, रिश्वत पहले चली जाती है, काम ना हुआ तो जिसने रिश्वत लिस्ट के ऊपर केस कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि भैया सबसे पहले तुम्हारी ये चीज ही क्या है बताओ, यानी कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, लॉफुल। तो जज साहब ने बोला गलती से भी वो एग्रीमेंट मत कर लेना, चाहे लिखकर या किसी से वादा कर जिसका उद्देश्य ही क्या हो, जिसका उद्देश्य क्या हो, अनलॉफुल। यानी कि अगर कोई भी काम, फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, मना करना, रोक लगाना। अगर कोई भी काम किसी भी लॉ ने, यहां लिखा है बाय लॉ मतलब अगर कोई भी काम किसी भी लॉ ने मना कर रखा है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी उस काम को क्या करता है, हाँ फॉरबिडन करता है, नहीं मना करता है। कॉन्ट्रैक्ट भी कहता है अगर तुमने किसी भी काम को किया जो किसी भी लॉ ने मना कर रखा है, जैसे रिश्वत लेना मान लो क्रिमिनल लॉ ने मना कर रखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है मेरे बड़े भैया ने क्या मना कर रखा है कि रिश्वत लेना पाप है। झूठ, जैसे बचपन की तरह झूठ बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है, काली माँ आएगी गला काट के ले जाएगी, है कि नहीं बात? ऐसे भैया रिश्वत लेना पाप है, घड़े के नीचे सांप है ना, रिश्वत लेना अगर पाप है, मेरे भैया ने मना कर रखा है, बड़े भैया ने, किसने, क्रिमिनल लॉ ने, तो मैं उसको वैलिड कर दूंगा क्या? जब भैया मेरे पिताजी ने, IPC ने, बड़े भैया ने मना कर दी तो वो तो मेरे लिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मना हो गया। तो एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी काम अनलॉफुल है और वो अनलॉफुल किसी भी लॉ में मना है, किसी भी लॉ में, तो वो मेरे यहाँ भी क्या है, मेरे यहाँ भी वो काम क्या है, बेकार है ना। जैसे किसी, अब अनलॉफुल क्या है, किसी को कूटना क्या है, अनलॉफुल। अब ये बहनी नंदिनी बहन क्या बोल रही है, सर किसी को पिटवाना, उठवाना, हड्डी टुटवानी हो, तो ये काम भी क्या है, किसी की प्रॉपर्टी नुकसान, किसी का सर, किसी का घर खाली कराना, एक्सटेंशन पे कोई घर हो सर खाली करवाना हो, है ना, तो ये क्या है सर, अनलॉफुल। ऐसा कोई भी काम जो किसी भी एक्ट में मना हो, है ना। अब होता है हमारे देश में 26,000 से ज्यादा कानून है, कम से कम 2600 जन्म तो लेने पड़ेंगे, अगर एक जन्म में 100 भी पढ़ोगे तो, है कि नहीं बात? तो 26,000 से ज्यादा कानून है, कि 26,000 कानून पढ़ लोगे? तो इतने सारे एक्ट में, इतने सारे कानून में अगर कोई भी काम मना है तो कॉन्ट्रैक्ट कहता है मेरे यहाँ भी वो काम, अभी ये मत सोचो ना वहां मना है तो मैं अलाउ कर दूंगा, मेरे सारे बड़े भाई छोटे भाई बहनों का अगर कोई काम मना है तो मेरे यहाँ भी क्या है, वो काम फॉरबिडन और मना ही माना जाएगा। स्पेशली रेफरेंस टू द, अगर कोई काम इलीगल है, तो अगर कोई भी काम IPC में मना है, ठीक है, किसी को पीटना, किसी को इंजरी पहुंचाना, किसी के साथ मार पिटाई करना, ठीक है, राइट, किसी के साथ इमोरल एक्टिविटी जैसे किडनैपिंग करना, अगर वहां कोई काम मना है तो मेरे यहाँ भी वो काम क्या है, 6 पॉइंट, यानी कि सारे पॉइंट याद रखने, इन सबको मुझे क्या मानना है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक ही जगह पर एक ही माला में पिरोने हैं ये पॉइंट। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एग्जांपल देखो, अगर भैया आपस में चोरी चकारी करके आपस में पैसा बांट लेंगे बंटी बबली की तरह, है ना, तो वो क्या होगा सर, अनलॉफुल है, कॉन्ट्रैक्ट उसे क्या करेगा, वॉइड। ठीक है, अब ये देखो जो मैंने तुम्हें फिल्म दिखाई, प्रोमो दिखाया, एडमिशन हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी, 10 लाख रुपए की रिश्वत ले लो, 1 करोड़ की रिश्वत ले लो। भैया तुमने रिश्वत दे दी और पैसा नहीं, और ना जॉब मिली ना एडमिशन मिला, केस कर दोगे इमरान हाशमी के ऊपर, बता ना,
इमरान हाशमी पर केस कर दोगे क्या? नो सर। इमरान हाशमी के ऊपर केस करने से पहले जैसे कोर्ट की दहलीज पार करोगे ना तो एनफोर्सबिलिटी ये बोल देगी अंदर मत चला जाओ, पहले तू ही जेल जाएगा। पहले तो तुझसे पूछेगा तूने रिश्वत क्यों दी, यानी कि रिश्वत देने वाला तो बाद में गलत काम कर रहा है, पहले तो हम बढ़ावा दे रहे हैं ना। करने के तू अगर रिश्वत ही ना दे के अपने दम पे करूंगा तो उसका ये गलत काम ही, उसका ये क्या कहते हैं इलीगल काम ही बंद हो जाएगा। रिश्वत देके क्या करने का काम करो। है ना, काम करने का, तो तुम तो बढ़ावा दे रहे हो रिश्वत देकर। ठीक है, तो अपने दम पे करो, पहले भैया खुद ही को जेल हो जाएगी रिश्वत देने के जुर्म में, है कि नहीं बात? बोलो समझ गए सर? समझ गए सर। ठीक है, चोरी का माल, जो बालक कहते हैं सर घड़ी लेके आओ, कहां से? चोर बाजार से। तो भैया दिल्ली चोर बाजार जाके जो सामान खरीद रहा है, तो भैया बाद में पकड़े गए तो सामान क्या करना पड़ता है सर? अगर बाद में पकड़े गए तो सामान क्या करना पड़ेगा भैया? लौटाना पड़ेगा। तो मैंने बात, तो चोरी का माल स्मगलिंग, ठीक है, गुड्स बेचोगे तो क्या होगा? इलीगल होगा। तो क्या होना चाहिए सर? लीगल होना चाहिए। लीगल होना चाहिए। ऐसे ही, अच्छा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लीगल है इलीगल है? ऑब्जेक्ट भी लीगल है। एक बालक कह रहा है इलीगल ना, घर वाले जबरदस्ती करवा रहे हैं, है ना? लीगल तो है ही, घर वाले मॉरल प्रेशर करा रहे हैं, वो बात है लीगल है। अच्छा मैं तुम्हें इस ऑब्जेक्ट में जो तुम्हें दे रहा हूं, तुम जो मुझे दे रहे हो, वो लीगल है इलीगल है? वो भी लीगल है। यानी हमारे केस में हमारा ऑब्जेक्ट भी लीगल है और हमारे केस में हमारे कंसिडरेशन भी लीगल है। ऑब्जेक्ट इज टीचिंग, लीगल। कंसिडरेशन मुझे फीस और तुम्हें पढ़ाई, क्या है? लीगल। लीगल है। हमारे केस में ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन बोथ आर लीगल। तुम्हारे ऊपर कोई मेंटल प्रेशर है? नो सर। घर वालों ने कूट कूट के भेजा है? No, फिर sir. मम्मी रोके भेज रही है? No, sir. इसका मतलब तुम्हारी कंसेंट भी फ्री है। हमने जब वादा किया था तो मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते थे, तो हम हमारा क्या था? लीगल रिलेशन मेंटेन किया नहीं किया? जी सर। ठीक है, ऑफर ऐसे नहीं होगा भले ही, लेकिन तुम आगे पूछा तो होगा कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ लॉ में, तो ऑफर क्या हुआ? एक्सेप्टेंस हुआ। यानी तुम्हारे मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 10 के 10 एलिमेंट क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे जिन्हें लॉ ने मना कर रखा है कि भैया इस तरह कॉन्ट्रैक्ट, और पहले से हम लिख के कह रहे हैं क्या है? वॉइड है। Void है। ठीक है, राइट। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा? वॉइड होगा। यानी फ्री वादा क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है, अब ये वाला कह रहा है मोबाइल लेके जो बैठा है, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, घर वालों ने कहा क्या करेगा? शादी करा दो मेरी। शादी करके बहुत मन लगेगा इसका, है ना? अब इसकी शादी करा दी, शादी के इसके हाथ पीले होने वाले हैं। इसका बगल वाला दोस्त कह रहा है तेरे घर वाले बहुत बढ़िया है यार, मेरी शादी ना हो रही। अब ये इसे कह रहा है भाई तू मुझसे पैसे ले, है ना? राइट, तू यार फीस भर, तू पढ़ाई कर, पढ़ाई करने के बाद ठीक है ना शादी करेंगे, मतलब आपस में नहीं। वाला बहुत खराब है आजकल, है ना? पढ़ाई करने के बाद अलग अलग जगह पे शादी कर लेंगे। वो उसे भड़का कह रहा पापा ने तो कार्ड छपवा दिए, तन्नू बैठ बनू, है ना? पापा ने कार्ड छपवा दिए। वो कह रहा है भैया कार्ड के कितने पैसे लगे होंगे? मान लो 10,000, 50,000, 20,000 कार्ड में छप गए होंगे। तुम उतने पैसे मुझसे ले, पापा को दे दे। अभी बताया थोड़ी, अभी तो हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पापा को मंगा, तुम मुझसे पैसे ले ले। अब एक बंदा दूसरे को शादी करने से मना कर रहा है। जज साहब ने पता क्या बोला? किसी को शादी करने से रोकना क्या है? Void। हाँ, बस तुम्हारी उम्र होनी चाहिए 21 साल, है ना? अगर तुम बालिग हो, शादी करने लायक हो, तो किसी को भी अगर तुम शादी करने से रोकते हो तो वॉइड। पता है क्यों? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार। ऐसे किसी को तुम बिजनेस करने से रोक रहे हो, बिजनेस करने से, ट्रेड करने से, है ना? अब मैं तुम्हें भैया हम तुम पढ़ा रहे हैं सी कोचिंग, नीचे वाले फ्लोर पे एक और बंदा आ गया, हम भी क्या पढ़ाएंगे? सी कोचिंग देके हम भी सी फाउंडेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ आई बात? अब हम उसे क्या कह रहे हैं? मना कर। तू कैसे पढ़ा रहा है? जब हमने पहली कोचिंग खोल ली तो कैसे पढ़ा रहा है? तो क्या रोक सकते हैं? भले उसकी इंटेंशन गलत हो, भले उसकी इंटेंशन गलत हो कि भैया अगर यहाँ सी के बच्चे आ रहे तो यही कोचिंग खोल लेते हैं, है कि नहीं बात? लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते, है कि नहीं बात? किसी को लीगल बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, चाहे उसके अगल बगल में सेम बिजनेस चलता हो। जज साहब करे तो क्या हो गया? तुमने खुद देखा होगा, अगर एक आइसक्रीम वाला यहाँ खड़ा है तो उसके अगल बगल में 4 और खड़े मिलेंगे, तो क्या एक दूसरे को छड़ फोड़ दे? वो तू कैसे खड़ा जब मैं खड़ा? है कि नहीं बात? बल्कि इससे पता क्या होता है? इससे बिजनेस बढ़ता है। कंपटीशन नहीं, कंपटीशन नहीं होता, बिजनेस बढ़ता है। तुम्हें दिमाग पता क्या आएगा? वहां चल रहे हैं, वहां 4-5 आइसक्रीम वाले, है कि नहीं बात? वहां चलते हैं। अगर तुम सोचो मैं अकेले रह के बिजनेस कर सकता हूँ नहीं होगा, तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुम बाजार बना दो उसका तो बिजनेस अच्छा चलेगा। अरे चांदनी चौक में एक ही कपड़े वाला है, नो सर। एक कपड़े वाले के बगल में दूसरे कपड़े वाला है चांदनी चौक में, और जब पहली बार किसी ने दुकान खोली होगी बगल वाले को रोकता है तू मत कर क्योंकि बिजनेस यहाँ कर रहा हूँ, तो तुम शायद वहां ना जाओ क्योंकि वो एक ही कपड़े वाला है। हम चांदनी चौक क्यों जा रहे हैं कपड़े लेने? क्योंकि बस 100 कपड़े वाले हैं। मार्केट
मैंने बात, तो जज साहब ने बोला भैया तुम्हारे साथ अगर कोई दूसरा बंदा बिल्कुल तुम्हारे बगल में दुकान खोल के सेम दुकान खोल रहा है, एक तो वो तुम गलत कर रहे हो, उसे रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि किसी को बिजनेस करने से रोकना क्या है? वॉइड। किसी को शादी करने से रोकना क्या है? वॉइड। इस चक्कर में ब्याह मत कर लेना। कोई नहीं रोक सकता भाई आप शादी करने से, ठीक है ना, वॉइड है, राइट। ऐसे ये सारे के सारे एग्रीमेंट हैं जिनको करना क्या होता है? वॉइड होता है ना। वेजरिंग का मतलब होता है सट्टा। अगर तुम सट्टा लगा रहे हो, आईपीएल का मैच चल रहा है ना, लगाते गुजरात टाइटन पे है ना, लगाते बेंगलोर पे है ना 10,000 रुपए, और तुम पकड़े गए तो ये क्या है भैया? तुम्हारा इलीगल काम है, ठीक है, राइट। तो ये तुम काम नहीं कर सकते। तो जज साहब ने बोला 7वां पॉइंट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मत घुस जाना जिसे पहले से क्या कर रखा हो, डिक्लेयर कर रखा हो, ऐसे काम वॉइड है। यानी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कौन से एग्रीमेंट करने हैं? नॉट स्पेशली डिक्लेयर वॉइड। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कहीं लिखा है इन जगह पर कि ये पढ़ाना वॉइड है? नहीं ना, ये कर सकते हैं। लेकिन जज साहब किसी काम को पहले कह चुके भाई सट्टा लगाना वॉइड है, किसी को शादी करने से रोकना वॉइड है, किसी को बिजनेस करने से रोकना वॉइड है, कि तू दुकान नहीं खोल सकता, है कि नहीं बात? तो भैया तुम वो काम मत करना, ना कर सकते। तो तुम किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते भाई, नहीं रोक सकते। ये क्या करेगा? पैसे भी ले लेगा और शादी भी कर लेगा, है कि नहीं बात? तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, ठीक है ना। ये पढ़ो, देखो ये लिखिए बात। ढोलकपुर जानते हो? ढोलकपुर, ए प्रॉमिस टू स्टॉप बिजनेस इन दैट लोकेलिटी। बी ने कितने रुपए दे दिए? 1,000 रुपए पर डे, ठीक है ना। इट वॉज हेल्ड दैट ए कुड नॉट रिकवर द अमाउंट। 1,000 रुपए बी से बताओ क्यों? क्योंकि उसे वो बिजनेस करने से रोक रहा है, और किसी को बिजनेस करने से रोकना क्या होता है? वॉइड होता है। बी बहुत दिमाग वाला निकला, बी ने पैसे भी ले लिए और बिजनेस में लगा लिया उसी के पैसे से। ऐसी भाई यही करेगा, तेरे से पैसे भी ले लेगा और उसी पैसे से शादी भी कर लेगा, पैसा बच गया, है कि नहीं बात? तो किसी को बिजनेस शादी करने से रोकना क्या होता है? वॉइड। और अगली बात, अगर कोई बालक दूसरे किसी से बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं सुना सा, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। अरे हिंदी में गाने बनाने वाले क्या बना देते हैं? कुछ भी, है ना। इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं अगर तुम ना आए कहीं, रोजा जाने मन, है ना, सुना ना गाना। इमोशनल गाने बना देंगे, मतलब गाने में ऐसे बना देंगे जो मतलब दुनिया से पार क्यों, है ना। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, है ना, मैं तुम्हारे लिए कयामत के दिन कयामत के दिन, है ना, कयामत के दिन क्या होता है कि नहीं? जब दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत के दिन का इंतजार करूंगा, है कि नहीं बात? मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो लड़की भी अपनी क्लास की थी, उन्हें पता क्या बोला? जा तोड़ के लाना, मैं तोड़ के लाना, तू अगर समझना मुझे लॉ पढ़नी मैं सर के पास, तोड़ के लाना, है ना, राइट। अब लड़का लड़की से वादा कर रहा है तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। मतलब चांद तारे तोड़ने का मतलब शादी के लिए चांद तारे तोड़ के ले आएगा लड़का? बताओ। तो जज साहब ने कहा भैया एक तो हवाई बातें मत करना है। कैसी बातें मत करना? ऐसी बातें मत करना जो पूरी ना हो सके, है ना। जो चांद तारे तोड़ के लाना, मरे को जिंदा कर देना। तू भाई जहर खा, तुझे मैं जिंदा करूंगा, तू खा तो जहर भाई, उसे जहर खिला दोगे तुम? बताओ जरा, मेरी गारंटी है मैं जिंदा करूंगा, तू जहर खा ले। आज तक भाई और बहनों, आज तक आपने ऐसा करतब नहीं देखा होगा, जादुई दुनिया का सबसे खतरनाक, है ना। तो भैया हो जाएगा जिंदा वो? तो भैया मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में। इंसान क्या कर रहा है? अपनी अकल लगा रहा है। तो भैया तांत्रिक मत बन जाना, वो तांत्रिक है कि नहीं बात? तो तांत्रिक मत बन जाना, राइट। ऐसे काम जो हो ही नहीं सकते। कुछ बॉलीवुड के, बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड में तो ऐसी बातें दिखाते हैं, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, है ना, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ऊंचे पहाड़ों से जान दे दूंगा मैं अगर तुम ना आई कहीं। कहीं कहाँ? जब मैंने गाना सुना होगा ना तुमने, रोजा ये वाला ना, तो कहीं कहाँ, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया कुछ भी बना देते हैं। हॉलीवुड वाले इससे एक कदम आगे हैं, हम तो चांद तक ही जा रहे हैं। हॉलीवुड वाले ऐसी पिक्चर बनाएंगे, खजाने ढूंढ लिया, जुमानजी द रॉक जा रहा खजाने ढूंढने, वहां मक्खियां बड़ी होती हैं, हाथी छोटे होते हैं, देखिए ना, है कि नहीं बात, राइट। डायनासोर छोटे होंगे, चींटी बहुत बड़ी होगी। ले भैया, ठीक है, खजाने की खोज में, हिंदी में नाम भी ऐसे लिखते हैं, खजाने की खोज में। अब तुम भी उससे इंस्पायर हो गए,
भाई एक ऐसा आइलैंड है, एक ऐसी जगह है जहां बिजली कड़कती है और शिप बर्मुडा ट्रायंगल में क्या हो जाता है, शिप गायब हो जाता है, फिर हम एक नई दुनिया में चले जाते हैं, वहां खजाना, सोने की दुनिया, खजाना ही खजाना मिलेगा। अब तुम भी उसके चक्कर में आ गए। सही कह रहा है। एक बालक केजीएफ देख के आया। अब केजीएफ जगह रियल है ना, केजीएफ जगह इमेजिनरी नहीं है, रियल है, कर्नाटका में, कर्नाटक की जगह कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। अंग्रेज सारा सोना वहीं से निकाल के ले गए, है कि नहीं बात। तो केजीएफ की जो कहानी है ना वो इल्यूजनरी है, लेकिन जो उसका बेस है वो रियल है। तो 80s में, ठीक है ना, मतलब ये केजीएफ की कहानी जब मैंने पढ़ी तो उसमें इतना सोना निकलता था इंडिया में से, अंग्रेज सारा ले गए। तो इंडिया सोने की चिड़िया थी, अंग्रेज लूट के ले गए केजीएफ का सारा सोना। फिर भैया देश आजाद हुआ तो ऐसे माफिया हुए, रॉकी भैया जैसे, रॉकी भाई जैसे। फिर गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। इंदिरा गांधी की वो दिखाई है उसमें, जो दिखाया ना लेडी जो दिखाई है, रवि टंडन। फिर इंदिरा गांधी ने टेक ओवर किया। ये बातें हमें बताई नहीं जाती, मतलब पब्लिक को बताई नहीं जाती। केजीएफ की खुदाई 2010 में बंद कर दी गई, क्योंकि 2010 के प्रोसेस में ये बैलेंस शीट और पीएनएल सामने आया, जिसमें पता लगा कि पिछले कई सालों से केजीएफ की खुदाई में सोना कम निकल रहा है और उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो हमारी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि हमने केजीएफ की खुदाई क्या कर दी, यानी केजीएफ की खुदाई को हमने बंद कर दिया, और वो गवर्नमेंट ने उससे क्या कर दिया, सील कर दिया। अब इलीगली या गवर्नमेंट उसमें खुदाई करती हो, सोना निकालती हो, हमें नहीं पता, लेकिन 2010 में लीगली केजीएफ को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट उसकी खुदाई क्या कर चुकी है, बंद कर चुकी है। गवर्नमेंट के हिसाब से वहां पे प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है और गोल्ड कम निकल रहा है। अब तुम भी चल दिए कहां, मैं हूं रॉकी भाई, माइन नंबर 9 से मैं ही निकालूंगा सारा सोना, है कि नहीं बात। तो तुम अगर बहकावे में आ गए कि सोना निकालेंगे, मरे हुए को जिंदा कर देंगे, चांद तारे तोड़ लाएंगे, तो जब सामने हाथ जोड़ ले भाई ये हॉलीवुड बॉलीवुड की पिक्चर मत देखा करो यार, थोड़ी रियलिटी में रहो। ऐसे एग्रीमेंट मत कर लेना कि भैया मैंने शादी कर ली, क्यों शादी कर ली, इनने बोला था चांद तारे तोड़ के लाएगा, इनने पता क्या किया, रामलीला के वहां से रेडियम वाले चांद तारे ले आया और यहाँ चिपका दिए, किसी बच्चों के चिपकाते हैं रूम में, है ना, ये देखिए चांद तारे, है कि नहीं बात। ठीक है, तो जज साहब ने क्या बोला, इस तरह के वादे करना, इस तरह के एग्रीमेंट करना, चांद तारे तोड़ के लाना, मरे हुए को जिंदा कर देना, समझ रहे हो ना, इसको जिंदा कर देना, हाँ मरे हुए को जिंदा कर देना, खजाना ढूंढ लूंगा, मतलब कोई भी ऐसा काम करना जो ह्यूमन लेवल पे इम्पॉसिबल हो, है कि नहीं बात। मैं एक ही बारी में यहां से तैर के पहुंच जाऊंगा अंटार्कटिका, है कि नहीं बात, राइट। भैया ऐसे वादे क्या होंगे सर, वॉइड होंगे, और इन वादों को बोलते हैं अनसर्टेन। तो वादे कैसे होने चाहिए, सर्टेनिटी। और सर्टेनिटी में एक और चीज आती है जो तुम घर पे भी करते हो, घर पे जाओगे, मम्मी कुछ अच्छा बना दो, आज तक हमारी मम्मी को ये ना पता लगा अच्छा कुछ क्या है, घर जाके क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा बना दो। अगर मम्मी लॉ पढ़ती होती ना तो वही चमाटे लगाते तुम्हारे, कुछ क्या है, और कुछ का मतलब अनसर्टेन। तुमने उनके दिमाग में क्या क्रिएट कर रखा है, मैं बोलूँ मम्मी कुछ अच्छा बना दो, मम्मी तो शाही टिंडे बनाती थी मेरे, तूने कहा कुछ अच्छा बना दो, अच्छा तो है, पनीर की जगह टिंडे डाल दिए, गिरवी तो शाही है, क्या बन गया, शाही टिंडे। अब तुम घर जाके बोलो मम्मी कल भी ये बना दो, कुछ अच्छा बना दो। जब तुम बोलते हो ना कुछ अच्छा बना दो, कानून उसे क्या मानता है, अनसर्टेन, कानून से मानता है इट इज नॉट सर्टेन। इस तरह की बातें मत करो, दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करे। तुम एक बालक की दुकान पे गया, बेचारा पीछे वाला बहुत गम में लग रहा हो, ऐसे बैठा है चश्मा लगा के, हे प्रभु यही जीवन दे रहा था मुझे, ये बेचारा इतना हताश बेचारा, हमारा भैया का नाम है प्रशांत भैया इतना हताश, कहता कहाँ गया, मेडिकल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे जाके कह रहा भैया दवाई दे दो, कौन सी, कोई भी दवाई दे दे, दवाई दे दे, दवाई खाने में, भाई कौन सी दे दो ना, कोई कुछ भी दे दे भाई। मेडिकल स्टोर वाला मेंटल भाई, मतलब सर में दर्द हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ना 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 ना, जो तेरा मन करे वो पीली निकाल, पीली भैया पीली, जहर है उसमें, जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा भैया मर जाएगा ऐसे, ना ना ना, तो हरी वाली निकाल दो, हरी लगी है ना, हरी वाली ना, पुदीना ना वो पेट चल जाएगा तेरा, है कि नहीं बात, ना ना ना, फिर वो नीली वाली निकाल दे ना, तो कुछ भी दवाई दे दे, तो क्या दुकानदार दे दे कुछ भी, तुम पता उसके साथ क्या कर रहे हो, अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हो, भैया कुछ भी दवाई दे दे, मैं ना बात, ठीक है। दुकान पे गए मेडिकल स्टोर पे, कुछ भी दवाई दे दे, ये क्या भाई कुछ भी, वो बेचारा खुद पागल हो जाएगा। तो जो काम मम्मी के साथ करते हो दुकान पे मत करना, मम्मी कुछ भी बना दो तो मम्मी झेल लेगी, लेकिन दुकानदार दवाई वाले मेडिकल स्टोर पे जाकर भैया कुछ भी दवाई दे दे, कोई भी जमाल घोटा दे दूं, ठीक है, तो भैया कुछ भी दवाई का मतलब अनसर्टेनिटी। ऐसी एक केस आया, एक बंदा एक दुकान पे गया जो ऑयल शॉप थी, है ना,
उसने बोला भैया 1 लीटर तेल दे दे, और वो भांति भांति प्रकार के तेल रखता था, सर्टेन अनसर्टेन, कौन सा तेल दे दूं, है ना। भैया सरसों का तेल चाहिए, हेयर ऑयल, वो हर तरह का तेल लगता है, हेयर ऑयल रखता था, सरसों का तेल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल दे दो, पकौड़े बनाएगा। हाँ पकौड़े बनाने, मिट्टी का तेल ले जा, तो मिट्टी के तेल में पकौड़े बनाओगे? सर मैं केरोसिन ऑयल के पकौड़े खाता हूँ। ठीक है, अब बताओ सर्टेन अनसर्टेन भाई। अच्छा इसका दूसरा, उसका एक दूसरा केस आया, एक भाई साहब मस्टर्ड ऑयल में डील करते थे, सिर्फ किसमें, ओनली सरसों का तेल। अब तुम उसकी दुकान पे जाकर कह रहे हो भैया 1 लीटर तेल दे दे, सर्टेन अनसर्टेन, ये सर्टेन है, क्योंकि दुकानदार के दिमाग में और तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, क्या, सरसों का तेल। जब आप एक ही चीज में डील कर रहे हैं वहां अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन आप जहां एक या एक से ज्यादा तेल में डील कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, और सामने वाला कह रहा है ये 1 लीटर दे दे, तो अनसर्टेनिटी क्रिएट करिए आप। जज साहब ने बोला कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, कुछ भी दे देना सर्टेन नहीं होता। ऐसे 2 प्राइस बताना। तुमने कहा सर भैया लॉ पढ़ाओगे, मैंने कहा पढ़ाऊंगा, कितनी फीस है, या तो 7 दे दियो या 10 दे दियो, नहीं हालांकि तुम दोगे 7 ही, लेकिन या 7 दे, लेकिन फिर भी एक आध वाला तो कुछ 90% वाला तो पूछेंगे भैया सर बता दो ना, एक प्राइस 7 या 10 है कि नहीं बात। घर 7 बोलते 10, 7 घर 10 बोल देंगे, 7 तुम्हें दे देंगे, 3 हो गए हमारे, जो तुम बचपन से करते आए हो, है कि नहीं बात। तुम्हारे पास कई किताबें ऐसी हैं, कई बेल्ट ऐसी हैं, कई है ना कॉपी ऐसी है जो अस्तित्व में नहीं है, पर वो आई है दुकान से। मम्मी रजिस्टर लाना है, 100 रुपए दे दो, रजिस्टर दुकान वाले पास ही है, लेकिन वो अस्तित्व में नहीं आया तुम्हारे पास। ऐसे ही 7 या 10 है, बताओ। ये काम सब करते, मैंने भी किया, कोई बात नहीं। 7 या 10 कंफ्यूजन है ना। तो जज साहब ने कहा 2 पैसे बताना, क्या होगा, अनसर्टेन। ऑयल की दुकान पर जाकर ये बोलना भैया 1 लीटर ऑयल दे दे, अनसर्टेन। मेडिकल स्टोर पर जाकर बोलना भैया कोई भी दवाई दे दे, आप दवाई खानी है बस, है ना, क्या होगा, अनसर्टेन। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, अगली बात सर, अब लास्ट 2 बातें रह गई, आखिरी बात सर, जो भी काम कर रहे हो वो सर्टेन होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, पॉसिबिलिटी अराइज होनी चाहिए, यानी वो काम इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। कैसा, चांद तारे तोड़ के लाना, इम्पॉसिबल जैसा काम नहीं होना चाहिए। मरे हुए को जिंदा कर देना, ये काम नहीं होना चाहिए। क्या करना सर, जादू से खजाना डालना, ये क्या होता है सर, इम्पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी, यानी कि आपको वो काम करना है जिसमें जज ये माने कि इस काम में क्या है, पॉसिबिलिटी है करने, उसी चीज की एग्रीमेंट, हाँ उसी चीज का आप एग्रीमेंट करेंगे। और आखिरी बात, लीगल फॉर्मेलिटी क्या होगी सर, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है इसे कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, जैसे अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, गिफ्ट, तो गिफ्ट अगर देना है, ठीक है ना, तो कोर्ट में क्या होगा, है ना, रजिस्टर्ड। जब हम देखते हैं ना भैया इसने इसे गिफ्ट दे दिया, सलमान खान ने उसे दे दिया, अभी एक डायरेक्टर ने क्या किया, किसी हीरो को घड़ी दे दी, कमल हसन ने एक गाड़ी दे दी, है कि नहीं बात। तो आए दिन सुनते रहते हैं भैया, सलमान खान ने रोनू मंडल को क्या दे दिया, हाँ तो वो फ्लैट नहीं दिया था, है कि नहीं बात। तो अगर कोई बंदा किसी को गिफ्ट करता तो यूं ही गिफ्ट नहीं कर देता, आज से ये तेरा, आज से ये बिल्डिंग तेरी, तो मान लो कैसे। जब सामने कहा भैया छोटी मोटी चीज चलती है, लेकिन जिसमें कीमत लाखों करोड़ रुपए में है, तो आपको उसे क्या करना पड़ता है, उस गिफ्ट को क्या करना पड़ता है, रिटर्न में लिख के कोर्ट में क्या करना पड़ता है कि भैया ये बंदे ने इसको गिफ्ट दे दिया। अब वो फ्लैट सलमान खान की एसेट से निकलकर किसके एसेट में चला जाएगा, रानू मंडल के एसेट में आ जाएगा। तो लीगली बताना पड़ता है। तो पढ़ ली, समझ में आ गई बात। यस सर। अब एक बात देखो, कितने एलिमेंट पढ़े हमने, 10 एलिमेंट पढ़े, ठीक है। अब आज से बहुत साल पहले गाना आया, नोट पे तुमने देख लिया होगा, आप ही का देन। तो भैया हमने गाना, आज गाना तो बनता है सर, है ना, सर पूरा यही बात। पूरा गाना तो बहुत देर लग जाएगी। कल बताता हूँ। अरे यहाँ भी चल चल बोल रहा है। साहब इनकम टैक्स फाइलिंग कर ही देंगे, तो कब करेगा, कल क्लियर टैक्स का आईटीआर फाइलिंग बिना डेटा एंट्री के, और सब कुछ कल करने वाले भी अभी कर रहे। तो भी
कॉन्टिनेंट ने भी यही बोला, आज के बाद कौन सा गाना गाना है? चल 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 रही चल मेरी। राम प्यारी और राम प्यारी कैसे चलती है भैया? फास्ट चलती है। अरे तुमने देखा ही राम प्यारी कैसे चलती है? मैं दिखाता हूँ। ये लो भैया कितनी तेज चल रही है, रास्ता भटक गई। तो भैया राम प्यारी पता क्या चलती है? फास्ट एंड फ्यूरियस। तो सेक्शन 10 ने बोला कि भैया हम किस साथ गाना गाएंगे? चल चल तो जल्दी नोट करो। मैं चल 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 ओ मेरी। चल 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 ओ मेरी राम प्यारी। समझ गए? राम प्यारी कैसे चलती है सर? फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस। अब 10 का दम, किसका दम सर? 10 का दम। सलमान खान की तरह 10 का दम। चल के चीजें क्या बनेगा? सर्टेनिटी। हाँ सर्टेनिटी। अगली चीजें क्या बनेगा? कैपेसिटी। हाँ कंपिटेंसी है ना, यस सर। कि आप लायक हैं या नहीं है। अगली चीजें क्या बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। कंसिडरेशन। तो 3 तो सी से बन गए, बोलो समझ गए सर? जी सर समझ गए। ओ से क्या बनेगा? ऑफर एक्सेप्टेंस। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट बना देना। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए सर हमारा? लीगल। लीगल। और दूसरे ओ से क्या बनेगा? ऑफर एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है। मेरी गेम से क्या बनेगा? हमसे कुछ नहीं बनेगा ना। चाहिए तो हिंदी में। तो इसको हिंदी में लिखते हैं ना। आर से क्या बनेगा सर? रिलेशनशिप लीगल। लीगल रिलेशन। जो आप मेंटेन करेंगे रिलेशन वो कैसे होने चाहिए? लीगल। प्यारी के पीछे क्या बनेगा सर? पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी। क्या होना चाहिए सर? पॉसिबिलिटी। एफ से क्या बनेगा सर? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट। फास्ट एंड फ्यूरियस, एंड ऐसे बनाएंगे ना, फास्ट एंड फ्यूरियस। एन से क्या बनेगा सर? नॉट डिक्लेयर वॉइड। यस सर। नॉट डिक्लेयर वॉइड, जो भी हमने पढ़े हैं ना, शादी करने से रोकना, बिजनेस करने से रोकना। और आखिरी में एफ से क्या बनेगा सर? फॉर्मेलिटी लीगल। आखिरी पॉइंट लीगल फॉर्मेलिटी। ठीक है भैया, राइट। ये जो सीक्रेट कोड है पता कब काम आएगा? हमारे एग्जाम में 50 लगभग मोटा मोटी 50% तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और 50% केस स्टडी। केस स्टडी कैसे आएगी? जैसे वो बच्चे वाली सिखाई तुम्हें, पापा ने बच्चे को वादा किया कि मैं पॉकेट मनी दूंगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? मान लो 4 या 5 नंबर में आ गया, राइट द लीगल, है ना, या राइट द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर। तो भैया कम से कम हेडिंग लिखेंगे तो कुछ नंबर तो मिलेंगे। इसके अंदर आप विद एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? और वैसे लॉ में कोई भी एग्जाम्पल नहीं होता। लॉ में एग्जाम्पल पता क्या होता है? केस लॉ होता है। ये जो तुम एग्जाम्पल पढ़ रहे हो ना, ऑयल वाला, ये वाला, ये सारे के सारे एग्जाम्पल नहीं है, क्या है? ये सारे के सारे केस है तो कोर्ट में आए हुए। आज हमने सेक्शन 10 खत्म कर लिया, ठीक है, राइट। और क्या नाम है का? क्या गाना गाएंगे हम आज के बाद? चल ओ मेरी राम प्यारी। और एक गाना जो कौन गाती है? रानी। रानी का गाना गाती है दहलीज पे मेरी। दहलीज पे कदम रखने से हमें बताना पड़ेगा कि वो क्या है? वैलिड है और एसेंशियल सारे मौजूद हैं। ट्रेन वाले भैया रुक जाओ, ठीक है, समझा के बात? यस सर। राइट। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया इसको रिवाइज करके आएंगे। अगले टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ कंटेंट पढ़ेंगे। चलो बाय बाय।